तो बेसिक्स से देखेंगे हम, ठीक है। तो शेयर मार्केट में ही क्यों करना है, अभी बैंक भी है, म्यूचुअल फंड भी है, एसआईपीज़ है, या सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो शेयर मार्केट में ही क्यों करना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये थोड़ा सा बेसिक देखेंगे स्टार्टिंग में। देन कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सबको पता है, बट इसका यूज़ कैसे करना है शेयर मार्केट के लिए, एंड इसी को हम स्ट्रैटेजी 1 बनाएंगे, और यहाँ से हमें कुछ प्रोजेक्शन करेंगे कुछ 20-25 ईयर्स के बाद वाला, और उसमें से हम एक वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये फोकस रहेगा यहाँ पे पूरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। और यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ देखेंगे हम, एक फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे और एक इंडियन इन्वेस्टर देखेंगे, ठीक है। तो दोनों ने किस तरह से पैसे, एक वेल्थ कैसे क्रिएट किया है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको फोकस रहेगा, ठीक है। देन इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, अभी जो नया नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे छोटी छोटी चीज़ें आप बाद, ये जो न्यू इंडस्ट्री जो क्रिएट हो रही है, तो आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से न्यू इन्वेस्टमेंट में कैसे ट्राई करना है, और कौन से स्टॉक्स जो है ये जो नए इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, जो न्यू अभी इवॉल्व हो रहे हैं, उनको हम ट्राई करेंगे ज़्यादातर, और उस पर हम फोकस करेंगे। क्योंकि पुराने इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनने वाला है। अगर आप जाके अभी भी टाटा मोटर्स पे करोगे ट्राई, अगर उन्होंने टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर ट्रांसफ़र किया तो ओके है, ठीक है। तो उसको हम ट्राई देखेंगे कि किस तरह से आपका ग्रोथ जो है रिलेटेड टू न्यू इंडस्ट्री की तरफ है, और वहाँ से हम आगे देखेंगे कि किस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कौन से इंडस्ट्री पे फोकस करना है ये बताएंगे। अभी ओल्ड इंडस्ट्री पे ज़्यादा अभी काम नहीं चल रहा है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा आपका। कॉमन सेंस है, अगर आपका रिलायंस में किसी का इन्वेस्टमेंट है तो 2 साल से आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, जब तक उन्होंने एनुअल मीटिंग नहीं किया जो न्यू इंडस्ट्री के लिए, उसमें कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज और इसमें एनर्जी वाले पे फोकस ज़्यादा किया है। और उन्होंने जब तक 5G नहीं लाया जियो में, तो 5G इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कब करना है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे, ओके। बाद में कुछ विनिंग स्टॉक्स देखेंगे। ऐसे कुछ स्टॉक्स है कि एक साल में 100% रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। ये अनबिलीवेबल लगता है, बट मार्केट में अभी 100 से 200 स्टॉक ऐसे हैं कि प्रीवियस ईयर से आज तक अगर देखेंगे तो 2 गुना हो चुके हैं। इनको कैसे पकड़ना, ये मेन टेक्निक है। पिछले साल में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, बट उनका ज़्यादातर कुछ स्टॉक्स में लॉस हुआ होगा, या फिर कम लॉस है, या फिर थोड़ा ही प्रॉफिट है। बट एक साल में 2-2 गुना स्टॉक्स होते हैं, बट उनको कैसे पकड़ना है, कब उन स्टॉक्स को देखना है, कब उसमें रैली आएगा, कम टाइम में मुझे कैसे ग्रोथ मिल सकता है, ये सारा टेक्निक आपको बाद में जो स्ट्रैटेजी 1 है, मल्टीबैगर स्ट्रैटेजी 1, इसमें हम फोकस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा, आज का बेस्ट पार्ट रहेगा कि मल्टीबैगर एक विनर स्टॉक कैसे पकड़ा जाए। अब ऐसा नहीं है कि विनर स्टॉक पकड़ते हो रिस्क नहीं रहेगा, बिल्कुल रिस्क रहेगा, उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे, कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स लाने की कोशिश करेंगे। एंड एक एवरेज आउट हम 30% पर एनम, एक 20% पर एनम रिटर्न्स गेन करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बैंक से, म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये सारे टेक्निक्स आपको पर्सनली नहीं करने हैं तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है, बाद में जाके हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहला पार्ट वही है आपका कि शेयर मार्केट में ही क्यों जाना है भाई, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का, बट यहाँ पे शेयर मार्केट ही क्यों, बैंक्स में तो पैसा बन रहा है हमारा विदाउट रिस्क बन रहा है, हमारा म्यूचुअल फंड में भी बन रहा है, एफडीज़ में भी बन रहा है, बट स्टॉक मार्केट में क्यों। इसी का सोल्यूशन आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है यहाँ पे। हम इसको देखते नहीं है परसेंटेज वाइज, हमें लगता है ये जस्ट नंबर्स है, ऐसा नहीं होता है, नंबर गेम नहीं होता है ये एक्चुअली। यहाँ पे रिटर्न्स भी उसी तरह से आते हैं, और जो आपका ग्रोथ है उसी तरह से भी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैंक में आपको, देखो बैंक में तो फिक्स होता है, इससे ज़्यादा आपको आज के ज़माने में नहीं मिलेगा। अगर आप 4-6% पर, अब देखो 4-6% आपको अच्छा लग रहा है, बट अगर इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दूंगा तो ये फिर ये लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की बात थोड़ी देर में करेंगे, अभी पहले देख लेते कि बैंक आपको किस तरह से आपको ग्रोथ करके देते हैं। एक्चुअल में ये ग्रोथ नहीं होता है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है बैंक से, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट में है उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट इन्वेस्टमेंट लायक नहीं होता है कोई भी बैंक। आपको कोई ना कोई एक एडवांस लेवल का पिक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा आज देखेंगे कि किस तरह से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। अब 30 ईयर से अगर देखेंगे, कुछ लोगों ने 30 ईयर्स बिफोर कुछ लोगों ने बैंक में किया होगा, कुछ लोगों ने एफडीज़ में किया होगा, कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में किया होगा,
ठीक है, और कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में किया होगा। इसमें डिफरेंस देखेंगे एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द कुछ ईयर्स यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट आते हैं। अगर आप बैंक में सीधा सीधा डालोगे तो 4 to 6% रिटर्न आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि खुद बैंक बोलता है कि 4% पर एनम का ये साल का रिटर्न्स है। ठीक है, तो 4 to 6% कुछ ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे। अगर 30 साल के लिए इसको उसी में रखोगे, 1 लाख अगर आपका इनिशियल कैपिटल है, बैंक में अगर आप डालोगे 30 ईयर्स के लिए, 30 सालों के लिए अगर उसको डालोगे, या फिर 30 साल का कोई आप पूछ लो उनको कि 1 लाख अगर आपने 30 साल पहले डाले थे तो अभी कितना बना है। ठीक है, आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो 1 लाख का आपका 14-15 लाख से ज़्यादा नहीं बनेगा, हालांकि इससे कम बनेगा, इससे क्योंकि कुछ इसमें डिडक्शन भी होता है, कुछ लोड भी होता है, वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको ज़्यादातर इस तरह से ग्रोथ मिलेगा। अब अगर आपने कुछ 1 लाख अगर 30 साल पहले डाला होगा तो अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है। 14 लाख अगर आप सोचोगे किसी ने इन्वेस्ट करके डाला है तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यही 30 साल पहले 1 लाख का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, बट अगर आप उसी को देखोगे तो अभी 14 लाख ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर 9% से भी करेंगे तो भी ज़्यादा इसमें रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 9%, 6% से कम होता है, ये आई थिंक यहाँ पे गलत है, ये 3.73 लाख बनेगा आपका। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा नहीं बनता है, सॉरी। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप ये एफडी में देखो, फिक्स डिपॉजिट में 7 to 9% के रिटर्न से अगर देखोगे तो 30 साल में डालोगे तो ये 15 लाख के आसपास होता है। मतलब ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर बैंक में डालोगे तो ये 3 से 4 लाख बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसमें तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा मत सोचो कि बैंक में नहीं डालना है। ठीक है, बैंक में डालोगे तो बिल्कुल यही आपको छोटे से रिजल्ट के साथ ही ये आउटपुट देगा, इससे ज़्यादा आपको आउटपुट देने का इसमें कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इसमें बाद में फिक्स डिपॉजिट में देख लेते हैं। बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। अगर 7 to 9% भी अगर रिटर्न देता है पर एनम, मतलब 1 साल में अगर ये इतना भी रिटर्न देता है 7 to 9, इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड भी होता है 5 साल 10 साल का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। 30 साल वाला है अगर यहाँ पे आपका, तो ये 15 लाख से ज़्यादा नहीं देगा आपको। ठीक है, अगर 15 लाख से कम है, ये कुछ कम भी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा भी होता है, ये डिपेंड्स कि कितना % रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहा है। क्वेश्चन बाद में लेंगे या फिर आप चार्ट में पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है, कुछ एरर है तो आप बता सकते हो चार्ट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इसी तरह से आप इन्वेस्ट करोगे तो 12 to 15% का एक्सपेक्टेशन, ये थोड़ा बहुत इज्जत वाला पैसा है, इसमें ज़्यादा आपको ग्रोथ भी नहीं होता, बट लिमिटेड होता है। बट म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसको आप अगर फॉलो करोगे तो ये चलेगा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे स्किल होना ज़रूरी है, आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आना ज़रूरी है। अगर ये छोटी चीज़ें आपको पता नहीं है तो फिर शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना ये जुए के समान है। ठीक है, विदाउट नॉलेज अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ये जुए के तरह ही है, आप जुए से कम नहीं खेल रहे हो मार्केट में। अगर नॉलेज है, प्रॉपर सिलेक्शन आता है, आपको थोड़ा बहुत स्टडी है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये छोटे टेक्निकल टर्म है, बट ये आगे जाके आपको किस जगह पे, किस स्टॉक में और किस टाइमिंग में आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इसी का पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसी रेशियो से, अगर इसी रिटर्न से आप अगर ट्राई करोगे तो ये 30 to 50% का कम से कम आपको रिटर्न देने का एश्योरिटी होता है। यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, हम लॉसेस को भी देखेंगे कैसे इसको कम करना है, और 20 to 30% कैसे रिटर्न पर एनम लाने हैं। 2 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा मैं, इसको इक्विटी ट्रेडेड फंड बोलेंगे, जो हमारे ETF जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उन दोनों में भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपरली, जहाँ पे ये ट्रेडिंग का एक तरीका होता है, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, वो स्ट्रैटेजी एंड में जाके बताऊंगा मैं, स्ट्रैटेजी 1 आज उसी के ऊपर देखेंगे। अगर वो प्रॉपरली करोगे तो कम से कम आपको 20% पर एनम का रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, बट इतना नहीं कि आपका लॉस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ETF बने ही इसीलिए होते हैं, लार्ज फंड कैच करने के लिए। ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपको बाद में जाके अभी समझेंगे, 2-3 स्लाइड के बाद आपको समझ में आने लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन देखोगे तो दिस इज़ नियर अबाउट आपका
72 करोड़ के आसपास होगा। अगर इसी इंटरेस्ट रेट से जाओगे पर एनम, अगर 30%, ये 30% पे कैलकुलेट किया गया है, 50% पे करोगे तो ये स्किल के ऊपर डिपेंड है, आप कितना अच्छे से ट्रेडिंग करते हो या फिर कितना अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, इसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड है। तो ये इस बेसिस पे अगर 30%, यही कंपाउंडिंग का पावर है। बहुत सारे जो अभी वॉरेन बफेट और ये सारी हम नाम सुनते हैं ना, इन्होंने कोई टेक्निकल एनालिसिस या फिर इन्होंने प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इन्होंने जस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एक सही तरीके से कैलकुलेट किया है और सही तरीके से इसको यूज़ किया है, तभी जाके उनके इतने ज़्यादा रिटर्न्स हैं। ठीक है, तो उनका केस स्टडी है, अभी हम देखेंगे कुछ। अगर आप 1000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपीज़ इस तरह से भी आप इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो इसको देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो एक बार इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट जैसे बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपका। ठीक है, टोटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, हम बेसिक में ज़्यादा जाएंगे नहीं, और इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से शेयर मार्केट में रिस्क होता है। रिस्क में क्या प्रॉब्लम है, लोगों का लगता है कि क्रैश हो गया तो क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा इशू अभी वही है, लोगों को लगता है कि क्रैश हो गया तो क्या होगा। क्रैश हो गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है शेयर मार्केट में। अभी अगर रिसेंटली देख रहे होंगे कि कोविड क्रैश आया था, एक क्रैश आने के बावजूद मार्केट 2 साल के अंदर इससे ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्रैशेस जो है ये शेयर मार्केट में कॉमन होती है। हाँ, अगर आपने टॉप पे ख़रीदा है तो वहाँ पे आपको जल्दी एग्ज़िट करना पड़ सकता है, छोटे लॉसेस में एग्ज़िट करना पड़ सकता है। ये सारा टेक्निक मैं अभी जाके बताऊँगा एंड में कि किस तरह से इसको निकालना है, ख़राब स्टॉक्स को कैसे निकालना है और विनिंग स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो उसी के ऊपर फोकस करके हम एंड वाला जो फेज़ रहेगा इस क्लास का उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस तरह से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा ज़्यादातर। एक बार हम देख लेते कि क्रैशेस कब कब आए थे मार्केट में। सबसे पहला क्रैश इंडिया में आया था कारगिल वॉर के एरिया में 1999 को। मार्केट में तब भाव चल रहा था निफ्टी 50 का, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 500-400 के आसपास निफ्टी 50 चल रहा था। फिर वॉर ने भी इतना आपका पैसा जो है यहाँ पे, अगर आपने 500 रुपीज़ से भी आपने डाला होगा 400 रुपीज़ यहाँ पे अगर भाव चल रहा है निफ्टी का, अगर आप निफ्टी में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे करना है क्या नहीं हम बाद में देखेंगे, 40 यहाँ पे भी डालोगे। अब कुछ पेशेंस के साथ में 1998 टू आज तक देखो यहाँ पे आपका आराम से 10 साल और 20 साल से भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ 25 साल हो रहा होगा, 30 साल अभी तक कंप्लीट नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो 400 रुपीज़ का ये भाव आराम से अभी 18,000 चल रहा है निफ्टी का भाव। क्या वॉर ने इसको ज़ीरो किया क्या? नहीं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। यही तो वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और कॉमन पीपल को, जो रिच पीपल है, स्टॉक मार्केट में आने नहीं देते। इसलिए बहुत सारे लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि शेयर मार्केट सबसे रिस्की खेल है, इसमें मत जाओ, क्योंकि अमीर लोग यही चाहेंगे ना कि आपका नॉर्मल पीपल ये ज़्यादा पैसा ना कमाए। अगर ये छोटा कंसेप्ट आपको समझ में आता है ना, तो ये आप अगर इसी में आप अटके रहोगे कि शेयर मार्केट रिस्की है, तो ये डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं करेगा और एक स्टॉक भी खरीदेगा नहीं। बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ ये बिल्कुल रिस्की है, बट अगर स्किल एक्यूरेट है, आपका नॉलेज सही है, तो यहाँ पे ट्रिमेंडस पैसा कमाया जा सकता है। करोड़ों में कम से कम पैसा कमाया जा सकता है, और लाखों लोग हैं यहाँ पे, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। और ये सारा पोर्शन जो है इंडिया में अभी कम है। इंडिया में अगर देखेंगे तो शेयर मार्केट में सिर्फ 4% लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी लो। अगर आप यही कंपेयर करोगे, ये इंडिया में आपका कम से कम 4% है, और यूएसए में आप अगर देखोगे तो ये 60% के आसपास है। तो कंट्री जहाँ सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, आप अगर इसी से कंपेयर करके देखोगे तो वाई यूएसए इज़ सो मच रिच, इन्वेस्टमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। ठीक है, उसी तरह से उनके कंपनीज़ भी ओवरऑल कंट्री में पूरे, आपने देखा होगा कि गूगल, ये सारे आप उन्हीं का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का खेल है, सेविंग का खेल है। जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे कंट्री के, जितना ज़्यादा लोग प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और कमाएंगे, तो उतना ज़्यादा उनको कंट्री में भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखोगे तो आगे जाके कुछ यहाँ पे अगेन क्रैशेस आए थे यहाँ पे, जो कि 2002 में एक क्रैश आया था, आईटी क्रैश।
उसमें भी देखो मार्केट में ज़ीरो पैसा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आपने अगर 1 लाख यहाँ डाला है, अगर 1 लाख यहाँ डाला है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18,000 तक कितना पैसा बन सकता है। मल्टी बैगर है, 10 गुना से ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्रोथ है। बट अगर यही बैंक में देखोगे तो बैंक में बिल्कुल कम है। बैंक में आपको 4 to 6% के बेसिस पे रिटर्न देते हैं और बोलते हैं बैंक में, और मैक्सिमम यहाँ पे आप 80 to 90% लोग देख सकते हो एफडी में या बैंक में ही है। इंडिया में ज़्यादातर यहीं पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी ज़्यादातर लोग नहीं है। अभी रिसेंटली अब कुछ लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, बट स्टिल देखो अगर ये ग्रोथ से भी चलोगे, म्यूचुअल फंड वैसे भी सेफ भी है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बट आप बैंक में अटके पड़े हो तो आप कॉमन सेंस है यहाँ पे, अगर आपका इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है ये 6% से चल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट 6% 4% के आसपास चलता है। अगर आप सोचो बैंक अगर आपको हर साल 4% दे रहा है, ठीक है, और बाहर जाके आप उसी पैसों का खरीद रहे हो 6% महंगाई में, ठीक है। अगर कोई कार है समझो, आप पिछले साल में आपको बैंक ने एफडी दिया है 4% रिटर्न्स, और अगले साल जाके आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वो 6% महंगा है, तो ऑलरेडी आप 2% लॉस में हो। तो बैंक तो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। इसमें अगर आप डालोगे तो आप बूढ़े होने तक ना ये ज़्यादा पैसा नहीं देगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये मुझे 30 साल के बाद इतना इतना कंपाउंड करके देगा, 1 करोड़ मैं बैंक में डालूंगा, ये मैं महीने का इतना इतना निकालूंगा, बट आगे जाके 30 साल के बाद में ये कुछ पैसा नहीं रहेगा। अगर आप यही सोचते होंगे कि 40 रुपये का 50 रुपये का जो वैल्यू था 30 साल पहले, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका इन्फ्लेशन वर्क करता है, ये सबसे बड़ा विलन है, ठीक है। तो 6% आपका इन्फ्लेशन लेके जाएगा, मतलब जाएगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो 6% से ज़्यादा अगर रिटर्न नहीं मिल रहे तो आप लॉस में हो, ठीक है। ये कॉमन है, ये सबका विलन है, सब इन्वेस्टमेंट का विलन होता है। इवन आप शेयर मार्केट में भी देखो, अगर आप 30% से भी कमा रहे हो ना तो दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू। इसमें से 6% आपको पर एनम कंपाउंडिंग का वैल्यू डाउन करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ओरिजिनल जो रियल वैल्यू आता है वो आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कम से कम 20%, एक 25% का एक एवरेज आपका एक नॉर्मल जो रिटेलर होता है उनका रिटर्न्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम 30%, और इसी का मैं आज 2 स्टॉक बताऊंगा जो आपको अगले 30 साल तक 30% पर एनम इतना तो कम से कम दे ही देगा ये, ठीक है। और ये प्रूवन है, इसने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि ये आपने शेयर मार्केट को ही रिफ्लेक्ट करता है, बट इसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको ऐसा किया 2 साल के बाद इसमें 1 लाख का 2 लाख हो गया, निकाल दिया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 1 लाख का 2 लाख हो गया आप निकाल रहे हो तो इसका कभी करोड़ों में वैल्यू होगा ही नहीं। अगर करोड़ों तक आपको रुकना है तो कम से कम 30 साल 20 साल 25 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा वैल्यू नहीं, आपको सिर्फ एक टाइम इन्वेस्ट करना है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख होगा 50,000 जो भी है, आप इसको हफ्ते वाइज भी डाल सकते हो, ठीक है, 2-3 साल के अंदर भी डाल सकते हो। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि शेयर मार्केट में आज ही डालो। आज अगर आपको मन किया 100 रुपये का, बिल्कुल 100 रुपये का डाल दो, नो इशू। अगर महीने बाद आपको लगा कि 10,000 का डालना चाहिए, बिल्कुल 10,000 डाल दो, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बट आपको फिक्स डिपॉजिट में वही रोक टोक आएगा, म्यूचुअल फंड में रोक टोक आएगा। बट आपका शेयर मार्केट उतना ही फ्लेक्सिबल होता है, उतना ही सेफ होता है, बट उसका नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ देख के इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे गलत टेक्निक है। न्यूज़ बाहर कब आता है? जब कोई स्टार पॉपुलर हो जाता है या फिर कोई स्टॉक एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, 100-200% ऑलरेडी दे चुका होता है, तब जाके लेने में कोई मज़ा नहीं है। बॉटम में खरीदने का है, ठीक है, एकदम बॉटम में भी कोई खरीद नहीं सकता है, ये कॉमन सेंस है। अगर बॉटम पता होता तो सारे लोग पैसे बनाते, ठीक है। तो एक रफ आइडिया में हम एक रफ एरिया में खरीदेंगे, उसके बेसिस पे हम कुछ रिस्क डालेंगे, उसमें थोड़ा रिस्क का तड़का डालेंगे, फिर उसके ऊपर रिटर्न्स कमाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। ट्रेडिंग डे टू डे आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार आराम से कमा सकते हो। आप महीने का 20-30 हज़ार का सैलरी एक नया क्रिएट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्किल चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्रैशेस आना कॉमन है। तो ये है आपका कोविड वाला क्रैश, 2019 का जो आपका कोविड क्रैश हुआ था, ये आराम से आपका आधा पैसा बना देगा, बट आपका ज़ीरो नहीं बनाएगा। कोविड में तो क्या था भाई, आदमी को लग रहा था कि ये जिएगा कि नहीं, कि अभी मतलब पूरा ह्यूमैनिटी पे आया था, कि ऐसा लग रहा था कि ह्यूमैनिटी पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। बट क्या हुआ, जो
8,000 के आसपास मार्केट गया था क्रैश में, ये अभी कहाँ पे है 18,000 पे, ठीक है, ये क्रैश है यहाँ पे। तो क्रैश क्या होता है एक्चुअली, ये विंडो होता है खरीदने का, जो नॉर्मल रिटेलर होता है इसमें खरीदने का विंडो होता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, टॉप पे जाके खरीदते हैं, टॉप पे जाके खरीदते हैं, बट डोंट वरी, जब नया क्रैश आएगा और इसको फिर से ऊपर लेके जाएगा। सो ये 30 ईयर्स में आपका एवरेज हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में तो बिल्कुल डरने का यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। तो 15 to 25, 20 to 30% आराम से मिलते रहते हैं। अगर आप खुद इसको देखोगे, देखो इससे भी बहुत बढ़िया ऐसे स्टॉक है जो एक एक साल में आपको 100% रिटर्न देंगे। उसके कुछ केस स्टडीज़ हम देखेंगे आगे जाके। सो वॉरेन बफेट का एक बार देख लेते हैं कि एक केस स्टडी है। सो इन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट 1944 को, ठीक है, मतलब 1900, मतलब बिफोर इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से भी इन्होंने स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग में देखो ये वैल्यू कुछ नहीं होता है, कंपाउंडिंग का यही सबसे बढ़िया अगर देखोगे बात तो यही है। तो बाद में जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और देखो ये कुछ ही ईयर्स के बीच में इन्होंने इनको करोड़पति बना दिया, ठीक है। तो कुछ नियर अबाउट 35 बिलियंस के आसपास इन्होंने 2090 के आसपास यहाँ पे डॉलर में ग्रोथ है। बट अगर इनका पर एनम ग्रोथ देखोगे तो ये सिर्फ 28 है, ठीक है। तो ये हर साल सिर्फ 28% पर एनम कमाते हैं, ठीक है। जो इंट्राडे करते हैं उनको देखो, वो लोग क्या सोचते कि आज मुझे 10,000 का 20,000 मिले। देखो यही सोच सबको खा जाएगा। अगर ये सोच से आप चलोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग ना करो, ट्रेडिंग से जो पैसे बनेंगे ना थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट में भी डालो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका ग्रोथ रेट जो है कि 100% है, 200% है, इस तरह से नहीं है, ठीक है। इनका ग्रोथ रेट भी नॉर्मल है 20%, और ये अचीवेबल है, सबके लिए कॉमन है, ये सब कुछ है। अब सबका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदल चुका है। इंडिया में भी पहले तो मुश्किल था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई जाके ही वो ख़रीदना पड़ता था, बट अभी मोबाइल पे हर एक लोगों के मोबाइल पे आ चुका है शेयर मार्केट। तो ये अभी बहुत बड़ी बात नहीं है किसी के लिए, बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसके अभी अगर देखो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई अभी हमारे पास एज नहीं है, इतना 30 साल नहीं है, तो नो इशू, आप है ना ये ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप चिल्ड्रंस को भी सिखा सकते हो। छोटा सा टेक्निक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंपाउंडिंग का टेक्निक होता है, ठीक है। इसको जब जो समझे इसके ऊपर आप और डिटेल में देख सकते हो अगले क्लास में, ठीक है। तो ये इंडियन एग्जाम्पल है, दिस इज़ वॉरेन बफेट। ये कुछ नया रामदेव अग्रवाल जी का एग्जाम्पल है। आपने ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, ठीक है। उनके ये ओनर है, CEO ऑफ, फाउंडर भी है मोतीलाल ओसवाल के ये रामदेव अग्रवाल। इन्होंने 1 करोड़ से 2200 करोड़ कमाया है, ठीक है, इन जस्ट 30 ईयर्स के रेशियो में। तो इन्होंने बहुत सारे फेसेस भी, कुछ क्रैश भी फेस किए। आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो 92 मार्केट में हर्षद मेहता का रैली आया था, वहाँ पे सबसे बढ़िया इन्होंने पैसे कमाए थे। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे 30 करोड़ का डायरेक्ट रिटर्न। ये कितना अंतर है, बस 2 साल के अंदर इन्होंने रैली में। अब ये लकी थे कि जब इन्होंने पैसे डाले थे तभी से रैली स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो हमें भी उसी एरिया में जब, और इससे पहले अगर देखोगे तो 1990 से पहले एक क्रैश आ चुका है इंडिया में, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्रैश आ चुका है। उसके बाद में इन्होंने बॉटम में बाइंग किया है, एंड देन उसके बाद में हर्षद मेहता का रैली आया, आपने नाम सुना होगा हर्षद मेहता का। तो उसके बाद में जो रैली आया था एकदम से राइज कर गया मार्केट। तो उन्होंने 1 करोड़ जब इन्वेस्ट किए थे तो उनको यहाँ पे 2 साल के अंदर 30 गुना पैसा यहाँ पे कंपाउंड हुआ है। बट इसको तरीका क्या है, इनका तरीका क्या होता है, वॉरेन बफेट का क्या तरीका है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी 1 उसी के बारे में हम बात बताएंगे कि इनका एक बेसिक स्ट्रैटेजी होता क्या है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अगर सही तरीके से समझोगे आप तो यही आपको सबसे ज़्यादा पैसा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको करोड़ों डालने हैं, ठीक है। आप 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, एक महीने में, एक हफ्ते में, इस तरह से भी आप डाल सकते हो। जितना आपका बन पाए उतना आप डाल सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और इसी तरह से आपका ग्रोथ होगा। मिनिमम आपका एक 5-6 करोड़ इसके आसपास भी अगर इन्वेस्टमेंट हो गया तो भी नो इशू। प्रीवियसली क्या होता था यूएसए में, यूएसए भी इस फेज से गया है। जब यूएसए का क्रैश आया था 1950 के आसपास, 30 के आसपास में, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का 4 to 5% रेशियो ही, इतना ही कम रेशियो था। बट इन्होंने जैसे एग्रेसिवली ग्रोथ किया है, इन्होंने जैसे
ये किया है, सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कमाया, बट बाद में क्रैश तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो बाद में जो क्रैश आया था उन्होंने 30 करोड़ का जो है यहाँ पे क्रैश के बाद में 10 करोड़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका बढ़ेगा तो मार्केट में बढ़ता ही रहेगा, ये सोचना ही गलत है। अगर इस तरह से सोच रहे हो तो बिल्कुल शेयर मार्केट ये मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल दूर रहो इससे, ठीक है। तो 1 करोड़ का जैसे ही इन्होंने 30 करोड़ गया, क्रैश आ गया, क्रैश में आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा 10 करोड़। अब इनको क्या लग रहा था कि भाई 30 करोड़ का 10 करोड़, अगर इस तरह से सोच होता इनका और वहीं पे निकाल देते तो ये पैसे अभी इनको नहीं देखने को मिलते। तो इन्वेस्टमेंट का रूल है, आप अगर राइज देखते हो तो आपको ड्रॉप भी देखना पड़ेगा। 30 साल में अप डाउन होते रहेंगे, ठीक है। बट एक एंड ऑफ द 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, अभी तो बहुत एग्रेसिव है मार्केट। इस 5 साल में अगर आपने पैसा नहीं डाला है शेयर मार्केट में, मतलब आपने अब बहुत लेट हो चुके हैं। अभी जो रैली आया है, करंट रैली जो आया है, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। अभी राकेश झुनझुनवाला को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 2019 में पैसे डाले हैं तो ये कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने बोला है मुंबई से अगर नागपुर जा रहा है कोई ट्रेन तो ये जस्ट अभी तक ठाणे तक गया है। अभी जो रैली आया 18,000 तक का, ये बस ठाणे तक चला गया है, अभी बाकी है पूरा जर्नी यहाँ तक बाकी है नागपुर तक का। तो सोचो कितना ग्रोथ है इंडिया में, इंडियन मार्केट में अभी भी इतना ग्रोथ रिमेनिंग है। बट इस 2-3 साल के अंदर इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर 1-2 लाख, तो एक इज्जत का आप रिटायरमेंट फेस कर सकते हो एक 60-70 के बाद में। देखो म्यूचुअल फंड, बैंक, एफडीज़, म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी डालना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, बट पैरेलल आपका वेल्थ क्रिएशन का वे ओपन रखो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्फ्लेशन आपको प्रॉब्लम ना दे कुछ दिन के बाद में, ठीक है। और इंडियन मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये इनको जितना मार्केट ने दिया है इससे भी ज़्यादा ग्रोथ अभी रिमेनिंग है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारा जो है क्रैश और ये कॉमन होते हैं मार्केट में। अगर क्रैश से डरने लगे, क्रैश में ही पैसा डालना होता है एक्चुअली। बहुत लोग बोलते हैं ना कि क्रैश एक विंडो ओपन होता है गरीब लोगों के लिए एंट्री करने का। सो आप उस तरह से सोचो इसको, इट्स अ विंडो, या फिर आप इसको डोर बोल सकते हो एंट्री करने का। और इसीलिए आप देख सकते हो कि क्रैश के बाद में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए, ठीक है। और इसके बाद जो रैलियाँ है, पॉजिटिव रैली आया है, इसमें सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए, ठीक है। ये जो आपका 1% 2% जो राइज़ हुआ है शेयर मार्केट डीमैट ओपनिंग में, अभी 2-3 साल में हुआ है, इससे पहले ज़्यादा नहीं होता। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है डिजिटल जो लिटरेसी बढ़ा है और डिजिटाइजेशन जो इंडिया में हुआ है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको प्रॉपर जगह पे डालना है एंट्री, और ये कैसे करना है हम थोड़ी देर में देखेंगे। यही जर्नी इन्होंने आगे कंटिन्यू रखा। देखो यहाँ पे राइज है, ड्रॉप है, फिर से देखो 10 करोड़ का 100 करोड़, फिर से देखो ये इसको Y2 के रैली बोलते, 2000 का रैली है ये। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1998 में कारगिल वॉर भी हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने डीप में थोड़ा पैसा डाला होगा, ठीक है। तो एक कॉमन सेंस है, डीप में थोड़ा सा पैसा डालना है ज़रूर है। फिर अगेन क्रैश आया, करेक्शन, यहाँ पे आपका IT का करेक्शन था, ये बबल ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे। तो ये वाला जो है 100 करोड़ का सीधा 30 करोड़ ड्रॉप आएगा ज़रूर। तो ये किसी को भी बुरा लगेगा ना कि भाई 100 करोड़ तो निकाल लेने चाहिए थे, बट इन्वेस्टमेंट का यही रूल है, स्टिक टू इट, स्टे इन्वेस्टेड। जब तक आपका वेल्दी रिटर्न्स नहीं मिलता है, आपको इसमें बिलीव करना पड़ेगा। आपको इसी तरह से बिलीव करना पड़ेगा कि 1 लाख महीने डाला है तो इसका कम से कम मुझे 30% पर एनम एक 30 साल के लिए इसको रखना ही है। अगर ये आपके पास पेशेंस नहीं है, ये नहीं है, तो आप इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। इतना सारा वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पेशेंस, आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर आज खरीदोगे, कल आज अगर 1 लाख का आप इन्वेस्ट करोगे, 1.3 लाख दिखा तो आधे लोग निकल जाएंगे। 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है भाई एक साल में, निकल जाओ। ये ज़्यादातर लोगों का सोच है ना, इसीलिए लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे लोगों ने, अगर राकेश झुनझुनवाला इनका अगर केस स्टडी पढ़ोगे तो उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, बट इन्होंने 5,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, बट इन्वेस्टमेंट बहुत लैटर पार्ट में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये सारा जो है फेस आपको करना पड़ेगा। बाद में जाके कोविड क्रैश में भी इन्होंने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, यहाँ पे लॉस किए थे। 1800 करोड़ का इन्होंने
मतलब आधा ही देखा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है मार्केट में। सो इसको स्टे इन्वेस्टेड इज़ द मेन प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे होल्ड करके रखोगे तो मेन आपको देखने को मिलेगा। सो किस तरह से इवॉल्व हुआ है थोड़ा देख लेते हैं मार्केट का। सो इसमें सबसे पहले 1700 में मार्केट ने स्टीम इंजन, पावर, इसका ज़्यादातर ये हुआ है। अभी किस में इन्वेस्ट करना है इसका हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, कि टाटा में जाके ख़रीदना है या फिर रिलायंस में ख़रीदना है, अदानी में। अदानी का इतना ज़्यादा राइज होने का रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इनका हर एक कंपनी जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के बेसिस पे बना हुआ है। मतलब जो अपकमिंग इंडस्ट्री है, अगर उसी बिजनेसेस में आप अगर जाके खरीदोगे तो ही इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। अगर आप रिलायंस में फिर से वही सोच रखोगे, पुरानी सोच रखोगे, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिलायंस इज़ अ 2.0 इंडस्ट्री का, 2.0 मतलब सेकंड इंडस्ट्री का ये पार्ट है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का ज़्यादा बात होता है। बाद में जो रिवॉल्यूशन हुआ है ये 1800 के आसपास ये हुआ है पूरा रिवॉल्यूशन। बाद में 1900 में आपने देखा हो, एंड में 1900 के एंड में 1985 में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, अमेज़ॉन ज़्यादा राइज़ किया है, फिर बाद में गूगल, ये सारी चीज़ें जो है ये थर्ड इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। जब 4.0 इंडस्ट्री आता है इनको फेस करना पड़ेगा लॉसेस। एक ज़माने में बात करते थे लोग टाटा की, बिरला की, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की, फिर बात करते थे टाटा यानी कि मोटर, जो ये मास प्रोडक्शन का। बट अब ये सबसे अमीर नहीं है, अभी कौन है? अदानी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हुआ है, मालिक चेंज होगा, आपका सबसे अमीर आदमी चेंज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अमीर नहीं रहेंगे, बट ये लिस्ट में टॉप में नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से इनके स्टॉक्स भी है ना, आपके अमीर नहीं रहेंगे, उतने ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं देंगे। अब ये ग्रोथ करेंगे 10-12% से पर एनम, ठीक है। एक साल में ये 10-12%, एक 20% का राइज हो सकता है। बट अगर आप अदानी देखो, एक एक साल में एक इसने 500-500% का रिटर्न का रैली लिया है। ये क्यों? अगर राइट जगह पे राइट बिजनेसेस में आप पैसा डालोगे ना तो सही पैसा बनेगा। और ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप ये किसी के एडवाइस पे भी इसको काम पे लगा सकते हो, या फिर आप एक मेंटर, एक सही मेंटर होना चाहिए, तब जाके उसमें आपको ये सारे कंपनीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो नए कंपनीज कौन से? आपने अगर IPO देखा होगा, अभी रिसेंटली 2021 में बहुत सारे IPO आए हैं। LIC क्यों नहीं चला भाई? बिकॉज ये ओल्ड बियर है। LIC इसीलिए नहीं चला बिकॉज बैंक्स आर द ओल्ड बियर। ये क्या होता है, एक हाथी की तरह होते हैं, चलते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता है। बैंक्स को क्या है, ये इसमें बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, इनको कोई लॉस, इसमें कोई लॉस नहीं करेगा। बट ये कैसे होता है, स्लो चलते हैं, ठीक है। हाथी को कोई हरा नहीं सकता है, बट ये चलते बहुत स्लो है, इनका स्पीड बहुत कम है। बट हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? प्रॉपर जगह पे, चीते पे लगाना है आपको दांव। रेस में अगर जीतना है तो चीते पे लगाओ, आपको लॉन्ग टर्म में जीतना है, फाइट में जीतना है तो हाथी पे लगाओ। कॉमन सेंस है। अब ये कंपनीज में भी रिफ्लेक्ट होता है। रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी है, बट ये हाथी है क्योंकि ओल्ड है, ये नहीं चलेगा। अब अगर 2016 में अगर देखोगे, बिटकॉइन का वैल्यू था 200 रुपये के आसपास, ठीक है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, BTC का एक कॉइन है, ये नया इंडस्ट्री है। बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। ये ब्लॉकचेन जो है ना, ये 4.0 का इन्वेंशन है। आपने अभी देखा होगा ChatGPT और ये सारी न्यूज़ आती रहती है, ये सब टफ दे रहे हैं किनको? गूगल्स को, फेसबुक को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को, इनको ज़्यादा टफ दे रहे हैं क्योंकि दिस इज़ न्यू इंडस्ट्री। 3.0 का क्या है, ये गूगल है। गूगल इज़ 3.0 कंपनी एंड AI जो बेस्ड ChatGPT अभी सुन रहे होंगे आप न्यूज़ में, कुछ ये नया सा नाम है, और BTC देख रहे होंगे। तो ये 200 रुपये का भाव आराम से आपका 56 लाख गया था, ठीक है। अभी 24 लाख चल रहा है भाव इसका। तो अगर 200 रुपये पे आप 2016 में राइट जगह पे, राइट इन्वेस्टमेंट पे आप खरीदते तो यहाँ पे आपका ग्रोथ देख सकते हो आप। 200 रुपये का आराम से 24 लाख। बट सही जगह पे वो समझ में आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और किस जगह पे। अब बिटकॉइन में हम जाएंगे नहीं, कॉमन सेंस है, बट हम उसी तरीके से कुछ कंपनीज होती है 4.0 की, जो कि इसको इंडस्ट्री 4.0, इसको अपकमिंग कंट्रीज़ बोलते हैं, आगे आने वाले कंट्रीज़। जो आप अगर 1980 में अगर गूगल में लगाते तो सही है, एप्पल में लगाते तो सही आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बट आप अभी जाके 2020 में भी आप इसी में लगा रहे हो तो आप लेट हो,
बहुत ज़्यादा लेट हो, ये ग्रोथ हो चुका है इनका, अब ये फिर से आपको मल्टी बैगर नहीं करके देंगे, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि किस कंपनी में, किस बिजनेस में आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसी का पार्ट है, दिस इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। आपने नाम सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन है यहाँ पे, सिमुलेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ये नए नए लगते हैं, ठीक है, ओल्ड नहीं है, बट यही है एक्चुअल में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। डिफेंस भी है इसमें, डिफेंस वाले भी देखेंगे। अभी कुछ राइवलरी चल रहा है वो देख लेते थोड़ा सा। गूगल में भी देखो यहाँ पे चैट जीपीटी, सुंदर पिचाई इन्होंने इनके ऊपर ये किया है, देखो गूगल किलर चैट जीपीटी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द 4.0 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे 4.0 चल रहा है, तो आपको ख़रीदना नहीं है 3.0 का। कुछ ऐसे कंपनीज़ है अभी भी सेफ़ है जो कि अभी कन्वर्ट कर रहे खुद को 4.0 में। जैसे रिलायंस ने खुद को कन्वर्ट कर लिया 5G में, ठीक है। जियो था 2G 3G 4G, इसीलिए जियो ज़्यादा चला। अब एयरटेल इसीलिए बर्बाद हो गए, वोडाफोन, बहुत सारे कंपनीज थे, ये बर्बाद इसीलिए हो गए क्योंकि इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है 5G पे। अब 5G वैसे और 4G और 5G पे नहीं आया है, और जियो ने जो है एंट्री ही 4G पे लिया है, सो दैट्स वाई। इसलिए अभी लीडर देख सकते हो आप कौन है, जियो, ठीक है। नोकिया भी इसी का शिकार है, टेक्नोलॉजी इन्होंने खुद को शिफ्टिंग नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने, नोकिया ने भी एंड्रॉयड का शिकार, इसीलिए नोकिया हो गया। तो इन्होंने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने से मना किया था एंड्रॉयड को, और जो चाइनीज़ कंपनी है या फिर दूसरे कंपनी है सैमसंग और ये, इन्होंने जल्दी से अडॉप्ट कर लिया टेक्नोलॉजी को, और अब देख सकते हो एंड्रॉयड वाले फ़ोन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होते रहता है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल में लॉस हुआ है सारे लोगों का तो सारे स्टॉक्स लॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज मैं खरीदूंगा और पूरा साल, अगर अगले साल तक पूरा साल मार्केट गिरेगा तो भी मैं पॉजिटिव में रहूँगा, 50% 30% का रिटर्न मुझे मिल सकता है, बट स्टॉक का सिलेक्शन सही होना चाहिए। इसी टेक्निक को देखेंगे। अगर इसी में थोड़ा सा हम देखेंगे, चैट जीपीटी का देखो, गूगल, उबर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, इनका तो नाम सुना होगा। इनको 100 मिलियन का सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए 30 महीने लगे, 40 महीने लगे, 70 महीने लगे, 80 महीने लगे, बट ये विदिन अ 2 मंथ चैट जीपीटी ने विदिन अ 2 मंथ 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू टू ऑल, ठीक है। बिकॉज दिस इज डिपेंड्स, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो न्यू कंपनीज़ पे बिलीव करो, और उसमें कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसको देखेंगे। ये कुछ चार्ट है, ये बेसिक सा चार्ट है, तो कुछ क्रैशेस होते रहते हैं। ये बस यूएसए का चार्ट है, तो इसमें 1930 में सबसे ज़्यादा गिरा था मार्केट, यहाँ पे 86% मार्केट में पैसा वाइप आउट हुआ था, बट आज देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर है। वहीं अगर पैसा वहीं निकाल देते तो ये पैसा आपको फेस करने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्ड है, तो ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर आपको देखना है तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ग्रुप में स्टे रही। कुछ स्टॉक्स देखते हैं पिछले साल में कुछ राइज किए हैं, जैसे कि मजगांव डॉक शिपयार्ड, आपने सुना होगा, ये डिफेंस कंपनी है, इंडिया का शिप बिल्डिंग में इनका काम होता है। और डिफेंस यानी कि ये न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर शिप बिल्डिंग। अब ये पिछले साल में, दिस इज़ 1 ईयर ग्रोथ, पिछले साल में, एक साल के अंदर, अगर फरवरी 2022 में देखोगे, ठीक है, तो फेब 2022 से लेके आज तक इन्होंने ग्रोथ किया है 200% का। अभी तो ये लिस्ट पूरा नहीं है मेरे पास, देखो अभी इतने में ही देख सकते हो कि सारे के सारे 100 भी, ये 10 भी अगर आपको पता चल गए मार्केट में कि ये 10 भी ब्रेकआउट होने वाले हैं, ये ब्रेकआउट स्टॉक कैसे खरीदना है, सही जगह पे कैसे खरीदना है, अगर इसको समझोगे और यहीं जाके इन्वेस्ट करोगे तो सही से ग्रोथ होगा। अब सोचो इसमें से एक भी आपको लगता हाथ में तो भी आप लॉस में नहीं होंगे। सोचो आपने 10 स्टॉक लिए होंगे और 9 के 9 लॉस में है, 10-10% अगर लॉस में है सारे, और एक ही स्टॉक ऐसा है जो 200% रिटर्न दे रहा है, स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो इसका, आप इसमें प्रॉफिट में इसीलिए रहोगे। दूसरा स्टॉक है फर्टिलाइज़र का, देख सकते हो, ये रेलवे का है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये सबको पता है रेल विकास, रेलवे का भाई डालना चाहिए। रेलवे अभी देख रहे हो इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है रेलवे पे, इसीलिए ग्रोथ किया है इसने, 100% का रिटर्न एक साल के अंदर, ठीक है। अगेन VBL, ये पेप्सी, कोका कोला जो देखते हो ना, ये इनके लिए काम करता है, ये VBL, ठीक है, वरुण ब्रिवेज। ये कंपनी सुना वाला नहीं लगता है, अभी आई एम श्योर आप जो भी लॉस में है
इसमें से एक भी कंपनी आपके पास नहीं होगा। अगर जो प्रॉफिट में है इसमें से एक तो कंपनी आपके पास होगा, ठीक है। तो ये एक साल में जो इन्होंने ग्रोथ किया है, इट्स लाइक मतलब 100% का आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे BDL है, दिस इज़ डिफेंस कंपनी, मजगांव डॉव एक डिफेंस कंपनी। तो डिफेंस एक एवरग्रीन होता है। HAL भी डिफेंस कंपनी है। तो गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इनको कैसे पिक करना है अभी थोड़ी देर में समझेगा। एक और स्लाइड है, ये है 2 साल के अंदर ब्रेकआउट करने वाले स्टॉक्स, ठीक है। तो पिछले 2 साल में अगर आप इस स्टॉक में डालते तो यहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा रिटर्न मिलता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में जाके आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पे भी अगर 150% 2 साल में आपको 150 पर एनम भी आ रहा है यहाँ, या फिर इसमें से एक भी आ रहा है तो भी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये स्टॉक कहीं 100 रुपये के आसपास का, देखो 2400, 400 का आपका 3000 हो गया स्टॉक, ठीक है। इसको हम चार्ट में देखेंगे। अभी चार्ट ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो हम चार्ट डायरेक्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, KPIT टेक्नोलॉजी, देखो ये 4.0 का कंपनी, ठीक है। CG पावर, ये भी एक पावर कंपनी है, एनर्जी कंपनी है। ब्राइटकॉम क्या है, ये IT कंपनी है। तो ये 4.0 में जो आएंगे सारे भागेंगे। देखो TCS, ठीक है, सॉरी ये टाटा टेली सर्विसेज है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके नाम लेंगे। अभी ये लिस्ट कम है, वैसे आप 5 साल के अंदर वाले देखोगे तो ये 5 साल वाले हैं। 5 साल के अंदर भी देखो पतंजलि फूड्स, आपने नाम तो खाया भी प्रोडक्ट होगा बट आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी ये सर्किट वाला स्टॉक है तो इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए उसका भी ट्रिक है, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। ये केमप्लास देखो 2 साल में भी ज़्यादा भागा और 5 साल में भी भागा, ठीक है। तो 2000% रिटर्न्स 5 साल के अंदर दे रहे हैं। मतलब ये आप सोच सकते हो 200% पर एनम, एक भी स्टॉक इसमें से हाथ लग गया तो पूरा पोर्टफोलियो सुधर जाएगा, ठीक है। अदानी इंटरप्राइज देख सकते हो 750% का यहाँ पे ग्रोथ है 5 साल के अंदर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गिर गया। 60% का ड्रॉप है, 50% का ड्रॉप है, 30% का ड्रॉप है कुछ में, बट ऑलरेडी ये 1000 to 2000% राइज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें से थोड़ा गिरेगा तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्रैश नहीं हो रहे, वो जस्ट करेक्ट कर रहे, ठीक है। तो उनको खरीदने का क्यों इनमें ज़्यादा अभी दिख रहा है, आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज़ डाला गया है, रिलायंस खरीदो, नाम बैंक में डालो। अगर वहाँ पैसा डालोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा बताने के लिए है किस तरह से स्टॉक्स ग्रोथ करते हैं और किस तरह से चलते हैं। ये RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक। एक ज़माने में ये फरवरी 22 की बात है, देखो यहाँ पे 24 फरवरी यहाँ पे आपका स्टॉक था। तो ये 30 रुपये के आसपास मिल रहा था। बहुत जगह पे हमने हमारे ग्रुप पे भी इसका रिकमेंड किया था 30 रुपीज़ के आसपास, 32 रुपीज़ के आसपास, 20, इवन यहाँ पे 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ पे भी हमने बोला था कि इसको बाय कर लो, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेशन ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर आपको देख सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा आपको। सारे स्टॉक्स देखो यहाँ से आपको ब्रेकआउट देते हुए देखेंगे, ठीक है। तो और इसने एक साल के अंदर 90 रुपीज़ टच किया है। अब 30 रुपये का 90 ज़्यादा नहीं लगता है, बट जिसने 1 लाख रुपये यहाँ पे डाला है, 1 लाख सीधा नहीं डालना है, सब कुछ राइट जगह पे डालना है। कहाँ पे खरीदना है, कैसे खरीदना है, इसका टेक्निक स्ट्रैटेजी 1 में हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका मजगांव डॉक स्टॉक है। अभी ये दिखने में कुछ लोगों को ऑड लगेगा ये चार्ट, क्योंकि सबको पता नहीं है क्या चार्ट है, ठीक है। तो राइट सिलेक्शन एंड राइट स्किल हुआ तो सही जगह पे पकड़ोगे तो एक साल के अंदर देखो ये फरवरी 11, 2022 का स्टॉक, ये जो 200 रुपये पे चल रहा था अभी 900,000 रुपये के भाव पे चल रहा है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे होगा, कैसे हम खरीदेंगे इसको, ये भी देखेंगे। फिर से मजगांव डॉक को बाय करने का मौका आ रहा है, ठीक है। जब मैं ग्रुप में डालूंगा, व्हाट्सअप में डालूंगा, तब आप यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट है बिकॉज आई एम सर्टिफाइड, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, तो ये आप ट्रस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आता है तो बिल्कुल आप उसको रिस्क के साथ है, बिल्कुल सब इसमें रिस्क रहेगा। डाइवर्सिफाई कैसे करना है, रिस्क को कैसे कम करना है, ये कल हम सीखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टॉक्स पे कैसे आपको जाना है। बट ये क्या हुआ कि आपने अगर प्रीवियस ईयर में बाय किया और इस ईयर में बेच दिया, तो एक 100% का रैली अगर बेच दिया तो ये हुआ आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ टोटल डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में जब आपका ट्रेडिंग होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो एक साल में 2 गुना पैसा
अगर आप निकाल लेते हो तो ये है आपका ट्रेडिंग, और 1 साल के बाद में भी आप रखते हो इसमें, ये नीचे जाए ऊपर जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ सोचना है यहाँ पे कि कितना ग्रोथ हो रहा है हर साल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का यही मेन नंबर सिस्टम है कि आपको हर साल कितना दे रहा है ये सोचना है, और जिस साल से आपको कम ग्रोथ मिलना लगे तब उसमें आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रोथ ज़्यादा दे रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कॉमन सेंस है। अब ऐसा होगा क्या कि सबसे कम वाले खरीद लेंगे 7 रुपये 8 रुपये वाले, ये गलत चीज़ है। 7 रुपये में मिलने वाला 8 रुपये मिलने वाला स्टॉक को खरीदोगे तो ये सबसे बुरा टेक्निक है खरीदने का। ऐसा नहीं होता कि ये कभी ना कभी तो 700 जाएगा, कभी ना कभी तो 200, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वोडाफोन आइडिया और इनकी बात कर रहे हो तो 7 रुपये पे 8 रुपये के आसपास 10 रुपये 10-15 के रेंज में ये 5-6 साल से वहीं पे घूम रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि कम पैसों का खरीद लेंगे तो ज़्यादा पैसा होता है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का पहला स्टॉक वही होगा, येस बैंक और वोडाफोन आइडिया, क्योंकि सस्ता मिलता है, खरीद लो। और आई एम श्योर उसमें जिसने इन्वेस्ट किया है उनका अभी तक ग्रोथ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा बट इतना कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का वैल्यू भी होता है। अगर सस्ता मिल रहा है और कंपनी बहुत स्ट्रांग है तो उसको जल्दी जाके पकड़ो, ठीक है। जैसे RVNL है, ठीक है, मज़गांव डॉक, अदानी वाले 80-80 100-100 रुपये पे मिल रहे थे 2-2 3-3 साल पहले, बट उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज न्यू इंडस्ट्री जो कमिंग है ये किसी को पता ही नहीं है कि इस तरह से भी कुछ नॉलेज होता है, इस तरह से भी कुछ कंपनीज होती है जो अपडेट करती रहती है खुद को, और उसको आप नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल अनअवेयर हो न्यू अपकमिंग बिजनेसेस से। आप भी अगर पुराना कोई बिजनेस है, आपका भी कोई है, तो आप भी फेस कर रहे होंगे कुछ लॉसेस, बट कुछ लोगों का नया बिजनेस लेके एकदम से उनका राइज हो रहा है, ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसीज और ये सारी चीज़ें अभी या फिर कुछ नया टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करो तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक्स में जो डाल रहा है अभी इन्वेस्ट कर रहा है वो लोगों को लग रहा है कि अभी ये ग्रोथ नहीं है, बट ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसका। और जो पुराने कंपनीज़ में है, मतलब जैसे कि खुद को ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, ठीक है, वही बिजनेसेस को रिपीट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र हुआ खुद को भी ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होते रहेगा स्लोली। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में। ये वेल्थ क्रिएट करेगा, एक लार्ज मनी क्रिएट करेगा छोटे मनी से, ठीक है। कम मनी से बड़ा मनी, रिलैक्स टेंशन फ्री क्रिएट करेगा। और 2 मैं अभी रिकमेंड करूँगा आपको स्टॉक कि कहाँ आपको डालना है, या फिर मैं ग्रुप में इसका डिटेल डालूंगा कि किस तरह से इसमें ही इन्वेस्ट करना है बार बार, कम से कम आपको 30% पर एनम रिटर्न तो मिलता रहे। अब इसमें आप 100-200 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और 2-3 साल के अंदर 10-12 हज़ार भी इसमें डाल सकते हो। अब 10-12 हज़ार भी, आप 10 हज़ार भी डालोगे ना, लाखों करोड़ों नहीं होंगे, कम से कम लाखों तो होंगे, करोड़ों नहीं होंगे तो, ठीक है। तो जहाँ पे 75 करोड़ आपको मिल रहा है वहाँ पे 75 लाख मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको डालना 10 हज़ार डालोगे तो कॉमन सेंस है, 1 लाख की जगह 10 हज़ार डालोगे तो उतना कम मिलेगा आपको। तो 5 साल के अंदर डालो फिर 10 लाख, ऐसा भी चलता है। रोज़ का सेविंग करके भी देखो तो वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारा देखेंगे। ट्रेडिंग क्या होता है, इनकम जनरेटर होता है, ये रोज़ अर्निंग करने का तरीका है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको स्किल आना चाहिए। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ा पैसा डालना है, ठीक है। पक्के वाले स्टॉक देखने हैं 10-12, वो जो मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, ग्रुप में अपलोड कर दूंगा मैं, बस उसी में रिपीट पैसे डालने हैं, ठीक है। एक 15 से 25% के अराउंड पर एनम आपको मिलता रहेगा। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अभी भी 30-32% रिटर्न ऑलरेडी कमा चुके हैं, ठीक है। तो उसी स्टॉक्स में, अब उसमें ग्रोथ में दिखाऊंगा। अभी कुछ 2-1.5 साल पहले मैंने उनको बोला था तो उनका है अभी भी। कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट RVNL भी है, ट्राइडेंट में भी हमने 7 रुपीज़ पे कॉल दिया था, RVNL भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ऐसा बोल के हमने 1.5 साल पहले बोला था। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, अभी मैं एक एक गिनाते बैठूंगा तो वो इसी में क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लिस्ट देख सकते हो जाके, हमारे चैनल में अपलोड किया है हिस्ट्री में, पास्ट में, तो उसको आप रीचेक कर सकते हो जाके, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप में, मैं डाल दूंगा बाद में। तो दोनों में डिफरेंस यही है। अब रिस्की खेल है ट्रेडिंग भाई। रोज़ का अगर आपको 10,000 50,000 कमाना है, ठीक है, अब ये रोज़ का 10,000 कमा रहे हो तो इसके पीछे रिस्क भी होता है। हम 3,000 लॉस के दिन में, हम 3,000 रुपये लॉस को लेके 10,000 कमाने की कोशिश करते हैं,
50,000 हम कमाना चाहते हैं तो कम से कम 10,000 का रिस्क हमारा रेडी होता है। सो अगर आपको कुछ बड़ा रिवॉर्ड लेना है ना तो उसके लिए रिस्क भी होता है कुछ, बट अगर इस टेक्निक को सही से आप यूज़ करोगे, एक राइट स्किल के साथ, राइट माइंडसेट के साथ अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो ट्रेडिंग कैन भी एक न्यू जनरेटर हो सकता है, आपका इनकम जनरेटर। ठीक है, अगर इससे बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, रोज़ हम नहीं देख सकते चार्ट, डोंट वरी, इसमें आपको एडवाइस मिलता रहेगा। जो ग्रुप आप ज्वाइन किया है वहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे स्विंग ट्रेडिंग भी दिए जाएंगे, 5-6 दिन के लिए होल्ड करो इसको, ठीक है, तो वो भी एडवाइस दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं है, बस डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उतना बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम वो आपको ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें पैसिव होता है, इसमें कुछ वर्क नहीं होता है, ये 2-2 महीने के बाद आप अकाउंट ओपन करके देखोगे तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर इसमें आप ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्टिवली अटेंशन होना चाहिए आपका, डे टू डे आपको देखना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस यही है, और रिस्क का फैक्टर है। और ये एबिलिटी देखो, 2 to 5,000 डेली अर्निंग आप 50,000 रुपीज़ कैपिटल पे आराम से कमा सकते हो, बट एक राइट स्किल सेट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन का सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग में अभी सीधा मत जाओ, अगर कोई न्यू है तो ट्रेडिंग में सीधा मत जाओ। आप SIPs, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। कुछ मैं 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक या फिर 10-15 स्टॉक्स के मैं नाम लूँगा, उन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ फोल्ड आउट हो नए कंपनीज़ की भी बात करेंगे वहाँ पे, और कम रिस्क रहेगा, ज़्यादा नहीं। और एक साथ सारा पैसा नहीं डालना है। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक ही कंपनी में पूरा पैसा मत डालो और एक ही ग्रुप में मत डालो। अब सोचो, अगर कोई बंदा होता 2 महीने पहले, अगर अदानी में पूरा 1 लाख डालता तो यहाँ पे सिर्फ 40,000 हाथ में बचते। तो एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं डालना है। ठीक है, तो 10-15 स्टॉक्स में या फिर 10-15 इंडस्ट्रीज़ में आपको डिवाइड करना है अलग अलग जगह पे। जैसे कोविड क्रैश में अगर देखोगे तो हेल्थ सेक्टर ऊपर जा रहा था, बाकी सारा सेक्टर डाउन था। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर क्या करेगा, आपका लॉस कम रखेगा। ठीक है, सारी जगह पे लॉस होगा तो एक ज़्यादा लॉस होता है, तो वहाँ पे उससे बचने के लिए आपको एक राइट स्किल सेट होना चाहिए। हम इसको कल देखेंगे किस तरह से किस स्टॉक में आपको बाय करना है, किस टाइम पे बाय करना है, ये सारा टेक्निक आपको कल देखने को। आज पहला स्ट्रैटेजी देख लेते हैं यहाँ पे हम। भाई इतना अच्छा है मार्केट का, अगर इतना सही पैसा कमा के देता है तो सब चंगा है, तो यहाँ पे वाई लॉस सबसे बड़ा क्यों होता है लॉस? अगर ये क्रैक कर पाओगे तो एक राइट स्किल सेट आपको पता होगा, यहाँ पे राइट स्किल के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे या फिर ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सबसे मेन यहाँ पे इशू है, लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। क्रैश हुआ तो निकाल देंगे, डर जाएंगे, डर मतलब इमोशन है, डर जाएंगे निकाल देंगे। बहुत ऊपर गया 1-2 दिन में 50-30-40% गया ऊपर के साइड में, निकाल देंगे। वो बोलेंगे ये इमोशनल डिसीजन है, ग्रीडी हो जाते या फिर फियर में आ जाते। फियर यानी कि डर में आ जाते। तो एक तो लालच में आ जाएंगे या फिर डर में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा लॉस मेकिंग या फिर कम प्रॉफिट करने का अगर ज़रिया देखोगे तो इमोशनल डिसीजन है। इसको बोलते हैं फियर एंड ग्रीड। अब इन दोनों से दूर हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये क्यों होता है, ज़्यादातर एक ही सारा पैसा एक ही स्टॉक में डालोगे तो ये सारा इमोशन आता है बाहर निकल के। अगर इसी को 10 स्टॉक में डिवाइड करके डालोगे, अगर 10-10 हज़ार से 1 लाख को, ठीक है, कुछ में 15,000, कुछ में 5,000 रुपीज़, कुछ में 10,000, कुछ में 12,000, इस तरह से डिवाइड करके 1 लाख अगर इन्वेस्ट करोगे तो डर नहीं रहेगा। अगर कोई स्टॉक 10,000 भी 10% भी ड्रॉप करता है और 10,000 का बाइंग है तो सिर्फ 1,000 गिरेगा ये सिर्फ। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का कोई स्टॉक में, समझो 100 आपने इसमें 100 रुपये पे ख़रीदा है 10,000 के स्टॉक्स को, और वो 10% गिरा है, मतलब 90 पे आया है, तो इसमें 10% ड्रॉप ही होगा ना, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। अगर ये 100 का 0 होगा तो ये 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला आपका। अगर सोचो, अगर ये 100 पे आप पूरा 1 लाख डालते तो 0 होगा, तो यहाँ पे आपका पूरा 0 होगा। बट 0 होने वाले बहुत कम स्टॉक होते हैं। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा गिरने ऊपर चढ़ने वाले ऐसे ज़्यादा होते। तो ज़्यादातर क्या होता है, स्टॉक मार्केट बना ही ऊपर जाने के लिए, ये नीचे जाने के लिए होता, तो सारे बड़े लोग यहाँ पे पैसा नहीं डालते। अगर आप कैलकुलेट करो, गूगल करोगे ना, सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ज़्यादा है, कंपनीज़ में है लोगों का, बैंक्स में नहीं है। डिपॉजिट नहीं रखते, करोड़ों लोग
अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनका पैसा बैंक में नहीं है, इनका पैसा इन्वेस्टेड है, कोई बिजनेस में है, कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। बैंक में होगा कुछ, बट वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, इस तरह से आपको डिवाइड करना है, एक साथ सारा पैसा मत डालो, एक साथ डालोगे तो फिर लॉस कर लोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इन डिटेल्स बाद में लेंगे, अभी इसका पूरा डिटेल नहीं आएगा, ठीक है। तो वाई इन्वेस्ट लॉस मनी का सबसे मेन यही है, इमोशनल डिसीजन, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, मतलब एक ही जगह पे सारा डाल देंगे, नॉलेज नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का अभी यही है, ठीक है। कोई भी आ रहा है, मोबाइल ओपन कर रहा है, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है, खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी कितना भी पैसा डाल रहा है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, कुछ स्किल नहीं है, ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में तो एक दिन में भी ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है न्यू ट्रेडर, तो वहाँ से आप बचो ज़्यादातर। टाइमिंग द मार्केट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन भी है, बट राइट जगह पे बॉटम टाइमिंग करना गलत है, ठीक है। एक राइट जगह पे ख़रीदना सही टेक्निक है, बट बॉटम ढूंढना, टॉप ढूंढना ये गलत है, ठीक है। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस, पुअर रिस्क मैनेजमेंट यानी कि एक ही जगह पे सारा डालना पैसा, ये गलत है। सिलेक्शन ऑफ राइट स्टॉक्स, इसका हम सॉल्यूशन देंगे 2 दिन में, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, राइट सिलेक्शन कैसे करना है, कहाँ पे ख़रीदना है, थोड़ा बहुत आपको स्किल भी आ जाएगा, इसका भी कंसंट्रेशन, ये सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हाई फीस फॉर ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है ट्रेडिंग इज़ जस्ट, मतलब आज 1000 रुपये का ख़रीदा, कल 1010 हो गए, तो इसमें कुछ कॉस्ट भी लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बस आपको जो प्योर प्रॉफिट आ रहा है 10 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप किसी ने 1000 रुपये ख़रीदा और कल अगर इसका भाव 1010 है, तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट टैक्स भी लेता है, तो 10 का 10 पूरा नहीं जाएगा यहाँ पे आपका, कुछ 1 रुपये कुछ टैक्स लगता है, कुछ 1 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट लगेगा। सो प्योर प्रॉफिट नहीं होते, तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल में हम देखना है। ये ब्रोकरेज के बेसिस पे भी होता है, कुछ ब्रोकरेज ज़ीरो फीस पे भी चलाते हैं, ठीक है, उस पर भी कैसे आपको इन्वेस्ट करना है ये देखेंगे। नाउ स्ट्रैटेजी की जो बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे ख़रीदना है उसके ऊपर अभी आते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों का अभी टाइमिंग का इशू है, तो कल हम इसको देखेंगे, अभी पूरा मुझे लेना था, बट कुछ लोगों का टाइम अभी मैच नहीं है, कुछ लोगों का काम है, तो उनके लिए अब महाशिवरात्रि भी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आज हम आधा लेंगे, कल आधा लेंगे, ठीक है। तो कल भी सेम टाइम पे रहेगा, संडे का मैं टाइम एक बार पोल करूँगा वहाँ पे, दोपहर लेना है शाम को ही, ठीक है, तो उसका आप आंसर कर सकते हो ग्रुप में भी। तो राइट जगह पे कहाँ खरीदना है, ठीक है। ये अगर सिंपल चार्ट है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये कॉमन सेंस पे बना हुआ चार्ट है। अगर कोई स्टॉक है समझो 100 रुपये पे, अगर वो नीचे जा रहा है, ठीक है, ये टॉप बनाया है इसने, टॉप और बॉटम बनता रहता है, ये ग्राफ है, लाइन चार्ट है, ठीक है। ये हम देखेंगे, थोड़ा एडवांस है, बट अभी थोड़ा इस तरह से ही आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बाइंग करना है आपको। अगर मार्केट टॉप एंड बॉटम एक दूसरे के नीचे बना रहा है तो कभी खरीदना नहीं है। अगर आप येस बैंक का और जो गिर रहे, या फिर आप वोडाफोन का अगर चार्ट देखोगे तो इस तरह से ड्रॉप हुआ है, अगर ऐसा ड्रॉप चार्ट देखोगे तो इसमें बिल्कुल ख़रीदना नहीं है। अगर ऐसे जगह पे ख़रीदोगे तो बिल्कुल लॉस करके बैठोगे, और यहाँ पे अगर खरीदोगे तो लॉस होने का ज़्यादा चांस है। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सो ये चार्ट जब तक नीचे जा रहा था, टॉप ऊपर है नीचे, और ये जो बॉटम है प्रीवियस बॉटम के नीचे जा रहा था, तब तक ये बिल्कुल बेकार स्टॉक है, इसको यहाँ बिल्कुल नहीं खरीदना है। अब जब ये टॉप नीचे बना रहा है, देखो सिंपली ये नीचे जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन, और ये अभी मैं एडवांस में नहीं जाऊँगा, अभी ये लिमिटेड टू ये रहेगा कुछ टॉपिक से। बट जब स्टॉक ने पहला हाई बनाया, देखो इस हाई को कहाँ जाके ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे हाई के ऊपर हाई बनाया, हाई के ऊपर हाई बनाया, और इसी एरिया में हम बाइंग की कॉल दे रहे थे, मतलब बाइंग करने को बोल रहे थे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें इस तरह से मार्केट नीचे जाने में नाकामयाब हो रहा है, मतलब इसको ऊपर जाना है, कॉमन सेंस है। अगर इस कॉमन सेंस, अब ये टेक्निक नहीं है, इससे भी बढ़िया टेक्निक है ये, हम आगे जाके देखेंगे इसको किस तरह से आपको देखूँगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी देखो, जब तक मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट डाउन जा रहा है तब तक खरीदना नहीं है, जैसे ये राइज होने लगा तब आपको बाय करना है। और जिस भी स्टॉक में अभी देखो यहाँ पे करंटली अगर देख रहे हो तो यहाँ पे टॉप नीचे बना रहा है, क्या अभी खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं,
लोगों ने ऑलरेडी पैसा बना के रखा है, वो अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो बेच रहे तो आप खरीद क्यों रहे हो? तो खरीदने का सही तरीका कब है? जब मार्केट इसके ऊपर चला जाए तब खरीदना है। तो समथिंग इज़ गुड हियर, इस वाले स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं डव थ्योरी। डव थ्योरी क्या होता है? देखो मार्केट में क्या होता है कि एक राइज होता है, ड्रॉप होता है, राइज होता है, ड्रॉप होता है, इसी का फ़ायदा हमें लेना है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका पैसे बनाने का टेक्निक है। किस तरह से इसको यूज़ करना है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये चार्ट बेसिस है, थोड़ा टेक्निकल है, कुछ लोगों को ये दिमाग के ऊपर से जाएगा, बट एक दिन आदत हो गए इसका, कल से समझ में आ जाएगा, कल वाले टॉपिक में और अच्छे से समझ में आएगा। न्यू टॉपिक है, आई नो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको स्लोली समझ आएंगी, बट यही फैक्ट है, जब तक आप स्किल नहीं सीखोगे इसमें तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, लॉस कर जाओगे। और राइट जगह पे निकलने का भी तरीका मैं बताऊंगा कहाँ निकलना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के साथ में भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मार्केट राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा, जो लास्ट टॉप होता है, मतलब यहाँ से मार्केट में डिमांड आ रहा है। जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, प्रीवियस स्विंग हाई, इसको स्विंग हाई बोलते हैं, अगर इसको बाय करोगे, इस लेवल पे बाय करोगे, तब आपको यहाँ पे फ़ायदा होने का ज़्यादा चांस होता है। और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वैसे होल्ड करो, ठीक है। तो कहाँ एंट्री करना है तो ये सिंपल चार्ट से नहीं समझ में आएगा, जब हम लाइव चार्ट में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर पोर्शन कल आपको देखने को मिलेगा। अगेन देखो, फिर से हाई ब्रेक किया, फिर से हाई ब्रेक किया, फिर से हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे सिंपली आपको बाइंग 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 करना है, बाइंग करना है। और जैसे ही मार्केट प्रीवियस लो को यहाँ पे नीचे की तरफ काट देगा, बिल्कुल निकल जाओ। इस स्टॉक में बैठने का कोई लॉजिक नहीं। या फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, फिर यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, नीचे जाते वक्त एवरेजिंग नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती न्यू ट्रेडर यही करते रहते कि मार्केट ऊपर जाते वक्त निकालेंगे और नीचे जाते वक्त उसको कंपाउंड करेंगे। लॉस में अगर आप उसको खरीदोगे तो लॉस होगा, ऊपर जाते वक्त खरीदोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जैसे ही मार्केट फिर यहाँ पे लो के नीचे जाएगा, प्रीवियस एरिया के नीचे जाएगा, तब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बुक करना है। अगर यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ तक जाते 150 हो गए, तो 75 रुपीज़ आप बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये 100 के आसपास ही होता है। और जब फिर से ऊपर काटे, फिर 10-10 रुपये फिर से इसमें डालो, ठीक है। और ये नीचे नीचे आ रहा है तो ऑलरेडी आपने प्रॉफिट निकाला होता है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके नीचे चला जाता है तो आप थोड़ा बहुत एट कॉस्ट निकल सकते हो। तो नीचे गया तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऊपर गया तो भी नुकसान नहीं। तो ये ट्रेडिंग का टेक्निक है एक्चुअली। थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देखेंगे, थोड़ा सा हम लाइव चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से लाइव चार्ट वर्क करता है। सो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। हम निफ्टी पे ही देखेंगे कि कोविड में आपको एग्ज़िट कैसे करना था, आपको स्टॉक से कैसे निकलना चाहिए था, ठीक है, और किस तरीके से आप उसमें पैसा बचा सकते थे। और अभी भी कुछ आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे और उसको हम बताएंगे। ये चार्ट है, सिंपल चार्ट है, ये कोविड आपको सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है। तो थोड़ा इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि व्हाट इज़ दिस। ये सिंपल राइज एंड ड्रॉप है, ये आपने देखा होगा, दिस इज़ कोविड क्रैश, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जब टॉप पे था, मार्केट 12,000 के आसपास था, फिर मार्केट जब कोविड में क्रैश किया, ये नियर अबाउट 7,000 के आसपास आ गए। इसमें आपको टॉप पे ही निकलने का एक टेक्निक है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। उसको हम बेसिक ऑफ डव थ्योरी समझते हैं, डव थ्योरी मानते हैं उसको। अब क्या होता है कि हमें लगता है कि ड्रॉप हो रहा है तो अच्छा है, गलत। ड्रॉप हो रहा है तो ये सही चीज़ नहीं है। अगर मैं प्रीवियसली बताऊँ यहाँ पे, सो थोड़ा इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि देखने में आपको सिंपल जाए। तो डव थ्योरी क्या बोलता है कि अगर प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो बाय करो, ठीक है, और अगर ये प्रीवियस लो ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तब एग्जिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप सोचो यहाँ पे मार्केट लो के नीचे लो बना रहा है, कॉमन सेंस है, यहाँ तो बाय नहीं करोगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग अलग टेक्निक है। मार्केट गिरते वक्त भी पैसा बनता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मार्केट, लोगों को लगता है मार्केट गिर रहा है तो सब लोग लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ट्रेडर यहाँ पैसा लाखों में कन्वर्ट कर रहा है।
ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नीचे जाने से पैसा बनता है, मार्केट सिर्फ ऊपर जाने से पैसा बनता है, नीचे जाने से भी पैसा बनता है। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ये अलग टेक्निक है, ये ट्रेडिंग वाला टेक्निक है, इसको अभी ध्यान मत दो, ठीक है। अब जो नए ट्रेडर है उनके लिए, तो जब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट लोज को प्रीवियस लो के नीचे काट रहा है, ठीक है, और करंट जो प्रीवियस हाई इसके ऊपर नहीं जा रहा है, आगे देखो इसके ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता इसमें बाइंग का। बाइंग ट्रिगर तभी होगा जब मार्केट प्रीवियस हाई को काटता है ऊपर के साइड में, और जितने बार काटे उतनी बार आप बाय कर सकते हो। सो इसको बोलते हैं बाइंग लेवल। इट्स अ B0 पॉइंट, इट्स अ B1 पॉइंट, बाइंग 1, बाइंग 2, बाइंग 3, ठीक है। अगर कोई स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया है उसमें अगर लो के नीचे काट रहा है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर दो, उसमें बैठने का कोई लॉजिक नहीं। कल किसी ने एक्सिस बैंक का पूछा था, आप जाके देखो वहाँ पे लो के नीचे जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो सिंपल देखो, मार्केट यहाँ पे लो के नीचे जा रहा है, लो के नीचे जा रहा है। जिस वक्त मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर गया, अगर यहाँ पे आप बाइंग करते B0 पॉइंट, ठीक है, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। फिर से देखो मार्केट ऊपर के साइड में काटा, फिर से ऊपर के साइड में, फिर से ऊपर के साइड में, फिर से ऊपर के साइड में, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लोस को ब्रेक नहीं कर रहा है, और सिंपली मार्केट यहाँ पे इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है और इस लो के नीचे गया, एग्जिट कर दो यहाँ पे। तो मार्केट में बाइंग यहाँ करोगे, सेलिंग यहाँ करोगे, इस रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो लॉस नहीं होगा, बहुत कम लॉस होगा। अब बाई चांस समझो आपने यहाँ बाइंग किया है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट यहीं से गिर गया, तो इतना लॉस है सिर्फ आपका। और मैंने पहले भी बोला है छोटे लॉसेस लेने पड़ेंगे, बड़े लॉसेस से बचना है तो छोटे लॉसेस लेने पड़े। अगर यहाँ नहीं काटोगे तो ये और नीचे जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी। अब मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है, तो अगर यहाँ आपने नहीं बेचा होता तो कोविड क्रैश का शिकार हो जाते आप। अगर यहाँ पे आपने इस एरिया में नहीं काटोगे, कम से कम यहाँ तो काटो। यहाँ पे क्या क्लियर है कि भाई हाइज के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब नो मोर बाइंग। अब सोचो आप यहाँ पे नहीं हो मार्केट में, आपने यहीं पे एंट्री किया है मार्केट में। अगर मार्केट इसके ऊपर, आपने यहाँ पे एंट्री किया, समझो मार्केट में यहाँ पे आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया और आपको मार्केट यहाँ दिख रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो मेरा B0 बाइंग सिग्नल बनता। मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ नहीं करूँगा मैं, सिंपल। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, तो देर इज़ अ सेल 0 सिग्नल ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। नीचे जा रहा है मतलब मार्केट प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जा रहा है, मतलब सेल 0 सिग्नल, दिस इज सेलिंग पॉइंट। मार्केट में यहाँ से सेलिंग करना होता है, और जैसे ही लो काटा फिर से सेल। हाइज को क्रॉस नहीं कर रहा है, देखो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन। मैंने अभी तक कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई फंडामेंटल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने, ना न्यूज़ पढ़ा, ना किसी का एडवाइस लिया, कुछ नहीं, ना मैंने बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन किए, कुछ नहीं किए। ये बेसिक थ्योरी है। अब लैक ऑफ बेसिक्स ही लॉस करने को मजबूर होता है। अगर ये समझ नहीं पा रहे हो तो मार्केट से दूर रहो। जब तक मार्केट हाइज को ब्रेक नहीं करता, बाइंग तो बनता नहीं बिल्कुल। सो मार्केट जिस तरह से लो के नीचे जा रहा है, देखो एग्रेशन भी है इसमें, यहाँ पे भी लो काटा, यहाँ पे भी लो काटा, यहाँ पे भी लो काटा, बट जब बॉटम आया, बॉटम के नीचे यहाँ पे लो काटने को मना कर रहा है। देखो अब ये ड्रॉप आया बट यहीं से ऊपर घूम गया। सो बाइंग कहाँ करना था, कॉमन सेंस है, दिस इज B0 सिग्नल फॉर बाइंग। मार्केट ड्रॉप के बाद में दिस इज पहला सिग्नल बाइंग का, फिर गिरता नो इशू, इतना लॉस होता हमारा, बट ये रिस्क लेना पड़ेगा हमें। अगर ये रिस्क नहीं लोगे तो 18,000 का लेवल नहीं दिखेगा। मार्केट अभी कहाँ है, निफ्टी अगर देखोगे तो 18,000 के आसपास आपका वर्क कर रहा है। कहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया था डाउ थ्री ने, 8,000 के आसपास। सारे स्टॉक्स इसी तरह से चलते हैं, आप रिलायंस को भी देख सकते हो, इसी तरह से चलते रहता है। अब जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, सिंपली देखो यहाँ पे हाइज को काट रहा है, हाइज को काट रहा है, अब यहाँ पे नीचे लो के नीचे काट रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, बट फिर एंट्री दे रहा है यहाँ पे। सो एंट्री एग्जिट करने से बेहतर है आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो, इसको होल्ड करके रखो, यहाँ स्टॉप लॉस रखो, जो करना है करो, बस इसको बेचो मत। ये आपका कुछ 10,000 का स्टॉक आपने बाय किया, इसके नीचे जाएगा तो कुछ 2,000 लॉस हो सकते हैं आपके मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर सोचो ऊपर के साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पे मार्केट में 2 गुना पैसा बना चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो मार्केट रुका नहीं, मार्केट सीधा का सीधा ऊपर। तो क्रैश में बाइंग करने का तरीका ये है। अभी मार्केट गिरा, यहाँ पे भी गिरा था,
सो मार्केट में यहाँ पे भी डव ब्रेक हुआ था डाउन साइड में, इसको डव ब्रेक बोलेंगे। अप साइड ब्रेक हो रहा तो बाइंग साइड में है, ये डाउन साइड में है तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। जैसे ऊपर काटेगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, नीचे काटेगा इन्वेस्टमेंट कम कर दो। अभी अगर देख रहे हो तो मार्केट में क्या चल रहा है, अभी कितने लोग इसको सोचेंगे बाइंग करने का, एक बार रेज करो हैंड, कितने लोग इसको बाइंग करने का सोचेंगे। अभी इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सोच रहे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अभी टेम्परेरी गिरा है मार्केट, अभी लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब कहीं लो तक नहीं काट रहा है मार्केट, अगर प्रीवियस लो देखोगे तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे काट चुका है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे करना है मैं बताता हूँ। जब मार्केट ड्रॉप होता है तो यहाँ पे आपका स्विंग हाई ब्रेक होता है, तो ये आपका B0 सिग्नल होगा, और जैसे ही मार्केट सेल जीरो सिग्नल देगा एग्जिट कर दो। यहाँ पे सेल जीरो सिग्नल दिया, दिस इज़ योर स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग बंद। अगर यहाँ से सेल जीरो सिग्नल दे रहा है मार्केट में, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो टेम्परेरी टाइम फ्रेम में, तो ये टेम्परेरी टाइम में मार्केट यहाँ बुलिश था, टेम्परेरी टाइम में मार्केट यहाँ पे बेरिश है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कब बेरिश होगा, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो फिर ये महीनों बेरिश हो सकता है, मार्केट सेल करने के मोड में हो सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, जब ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, या फिर आप ऑल टाइम हाई ब्रेक को वेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं आज तक का सबसे हाई पॉइंट है ये, मतलब मार्केट इससे ऊपर अभी आज तक नहीं गया। अब सोचो यहाँ से ऊपर आप बाइंग करोगे तो सही रहेगा। आप अगर प्रीवियस देखो, यहाँ पे भी एक ऑल टाइम एरिया था, अगर पास्ट में देखोगे आप, ये सबसे ऊपर है मार्केट का आज तक का। अगर मैं पूरा चार्ट दिखाता हूँ एक बार, मंथली में थोड़ा वीकली में देखेंगे, 1992 से देखो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ चार्ट फ्रॉम 1994 91 से यहाँ से चार्ट देख रहे हैं आप यहाँ से। सो ये कुछ 200 रुपये के आसपास निफ्टी ने स्टार्ट किया था, 1991 92 से ये स्टार्ट है। अगर देख सकते हो तो दीज टॉप्स आर द ऑल टाइम हाई, उस ज़माने का ये ऑल टाइम हाई था। उसको ब्रेक करते ही आप बाय करते तो सोचो यहाँ पे अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ब्रेकआउट। क्रैश में बॉटम में बाइंग करने का टेक्निक अभी दिमाग में मत डालो, अगर बॉटम पकड़ने के चक्कर में जाओगे तो लॉस कर सकते हो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अभी का जो टॉप है उसको बस मार्क करके रखो, अभी का जो टॉप है 18,500 के आसपास कहीं है। अगर 18,500 के आसपास आपको मार्केट दिखे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, ख़त्म। अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो मार्केट नीचे जा रहा है। अब कितना भी बढ़िया स्टॉक लो, मार्केट नीचे जा रहा है तो सबको नीचे खींचेगा। आप टॉप पे खरीदने का नहीं, कभी भी नीचे से मार्केट ऊपर काटेगा तब खरीदना है। अब यहाँ पे आप इस बॉटम में भी टेक्निक ढूंढ सकते हो, राइट जगह कहाँ होता है ये आपको थोड़ा डिटेल में स्किल लेने के बाद समझ में आएगा, एकदम से ना समझो इसको। अगर आप यहाँ खरीद रहे हो तो भी महंगा है ये अभी। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो एक क्रैश वाले एरिया से ये बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करना है, कम पैसा डालना है, ठीक है। जब भी आगे जाके क्रैश आता है उसमें आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हो, तो थोड़ा 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 पैसा डालो। एकदम से डालोगे तो बिल्कुल लॉस करके बैठोगे। और जितने सारे लोग लॉस में हैं, आई एम श्योर कि ये टॉप में ख़रीदा है इन्होंने, ठीक है, एंड ये कॉमन है। अब अगर रिलायंस पे जाएंगे, रिलायंस वाला स्टॉक देख लेते हैं। तो रिलायंस में एग्जिट कहाँ था भाई, सो रिलायंस में ख़रीदना है क्या अभी, तो रिलायंस जब इसके ऊपर जाएगा तभी हमें खरीदना है। अभी मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, सो इसको मैं एक बार चार्ट को क्लीन कर दूँ। सो देखो मार्केट लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा, ना हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब दिस इज़ गुड स्टॉक, ठीक है। मतलब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट में कोई डिसीजन नहीं है, तो आपको भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। ऊपर जाएगा तो बाय, नीचे जाएगा तो सेल, दैट्स इट। अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं है। डिसीजन तभी बनेगा प्रीवियस हाई का ब्रेक होना चाहिए, बाय डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे बाइंग का डिसीजन ले सकते हो, नीचे जाएगा तो सेलिंग का डिसीजन। कोविड क्रैश में भी देखो एग्जिट का पॉइंट था यहाँ पे। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में चलता है क्या, बिल्कुल चलता है। ये टाइम फ्रेम 1 मिनट में भी चलता है। सो अगर आपने कहीं समझो टॉप में अब यहाँ पे एंट्री किया होगा मार्केट में मे बी, सो अगर इसके बाद में आए हो आप, अगर दिसंबर 2019 से या इस एरिया से आप देख रहे हो मार्केट, आप अगर इस लेवल का वेट करते तो कभी खरीदते ही नहीं क्रैश में, ठीक है। आप अगर यहाँ आते, अब अगर प्रीवियसली आते तो आप इस लेवल को बिल्कुल लुफ्त उठा सकते हैं। आप इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, खरीदो,
ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, खरीदो। जैसे ही नीचे की साइड काटा और हाई के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, फिर से नीचे की साइड, यहाँ पे एग्जिट कर दो। बाइंग यहाँ पे 1200 के आसपास, 1400 के आसपास। बस इसमें पेशेंस लगेगा, ये महीनों का चार्ट है, ये 2 दिन का खेल नहीं है। बट इसके लिए टाइम फ्रेम कम करोगे और वहाँ पे आप जाओगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टेक्निक से पूरा मार्केट बनता है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है इस टॉपिक का, ये स्ट्रैटेजी 1 है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आज से कम कोई लॉस ना करे। ठीक है, अगर इतना भी आप समझ सकोगे तो बेहतर है। ठीक है, और बाद में बाइंग कहाँ आया था, ये 900 के आसपास बाइंग आया था, जो कि लो के नीचे एक 800 के आसपास एक 50-60 रुपये का रिस्क के साथ यहाँ पे आपने एंट्री बनाया होता तो यहाँ पे आपका मार्केट अभी 2-2.5 हज़ार के आसपास चल रहा है रिलायंस। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हो, नो इशू। जहाँ पे एग्जिट हुआ, लो ब्रेक हुआ, वहाँ पे कर सकते हो। बट लार्जर टाइम फ्रेम में कहीं ब्रेक ज़्यादा नहीं है इसमें, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होता। अच्छे स्टॉक में आपको होल्ड करके रखना है। तो अगर 800 का आप यहाँ पे 1000 में बेचते तो ये 200 रुपये लेके भागते, तो ये 1000 रो का प्रॉफिट जो है आप देख नहीं पाते। ठीक है, तो इसी से कुछ LIC कुछ लोगों ने बोला था, चलो LIC देख लेते हैं। LIC में अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इसका चार्ट दिखा दो, बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू चार्ट। अब न्यू चार्ट में कैसे ख़रीदना है, LIC अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है ना, कॉमन सेंस से। अब इसका टॉप कहाँ पे, इस एरिया में, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता मैं इसको ध्यान ही नहीं देता हूँ। नीचे के साइड में कितने भी ब्रेक करे ऊपर साइड में, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज ये खुद का जब ओपन हुआ तो उसको ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये वैलिड स्टॉक नहीं है, दूर रहो इससे। ठीक है, जब इसको काटेगा तब मैं बाय करूँगा। अगर आप राकेश झुनझुनवाला का टाइटन वाला देखोगे ना, टाइटन अगर उन्होंने 3 रुपीज़ 6 रुपीज़ के आसपास जो ख़रीदा है उसका लॉजिक भी सेम है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो बड़े लॉसेस से बचना है तो इसी टेक्निक का फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी बेसिक एक्चुअली। अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ, कुछ बहुत पुराने एरिया में अगर देखोगे 3 रुपये के आसपास क्यों बाय किया था राकेश झुनझुनवाला ने, और लाखों करोड़ों अभी इसके ऊपर कमा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 7 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था यहाँ पे। सो इसी एरिया में अगर खरीदोगे तो बेहतर है। अब नीचे काटेगा तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर इस सिंपल थ्योरी को यूज़ करोगे तो कम लॉस में निकलोगे, ज़्यादा बड़े लॉसेस में नहीं रहोगे। अब जो लॉस अगर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर से ब्रेक हो रहा है, नीचे नीचे हो रहा है, तो यहाँ लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया था, इनका भी एग्जिट पॉइंट मिलेगा आपको। सॉरी, ये इसका है वोडाफोन आइडिया इंडिया का, देख लेते। सो देखो यहाँ पे, सो एक टॉप एरिया में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एग्ज़िट कहाँ था इनका। सो एक टॉप एरिया में, इस एरिया में एग्ज़िट था। आई थिंक इन्होंने स्प्लिट, ये चार्ट क्लियर नहीं है, दूसरा देख लो येस बैंक का। येस बैंक का भी टॉप पे एग्ज़िट का इन्होंने सिग्नल दिया था डाउ3 ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने टॉप पे भी ख़रीदा है ना, जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, करंट लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, निकल जाना है, ख़त्म। ठीक है, इतना ही। अगर आप बहुत 2014 में हो, यहाँ से आप ख़रीद के यहाँ तक आप पैसा कमा सकते हो। जैसे नीचे की साइड कटेगा आप निकल जाओ, ये हुआ ट्रेडिंग। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, जो आपने रिस्क लिया था वो निकल जाएगा। अब सारे स्टॉक तो ऐसे नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे ऊपर के ऊपर ही चले जाते, जैसे कि बजाज फिनसर्व है, ये नीचे नहीं आता कभी भी। अगर राइट जगह पे आप खरीदोगे ना तो सही जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का, फिनसर्व का। ये देखो, ये ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले स्टॉक्स में ही खरीदना है, नीचे वाले जा रहे हैं। अब कब खरीदना है, राइट टाइमिंग क्या होता है आपको पता दिया अभी। जैसे ये लो को काटेगा, ऊपर हाई को ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, ऊपर साइड में आप ट्राई कर सकते हो। अब अदानी वाला देखो, अदानी सबसे पॉपुलर है अभी। अदानी में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे मैं बच सकता था क्या? अदानी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल देख लेते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने नुकसान करके रखे हैं डेली में, अगर देखेंगे यहाँ पे। सो एक टोटल ड्रॉप है। ठीक है, तो क्या डाउ3 काम आता है यहाँ पे? बिल्कुल आता। आपने अगर टॉप में भी खरीदा है, यहाँ पे भी खरीदा है, तो आपका प्रीवियस स्विंग आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे थोड़ा लॉस हो रहा है, नो इशू, बट इतना बड़ा लॉस होने से बचाएगा ही। कब खरीदना है? बिल्कुल इस लेवल के ऊपर। क्या है, महंगा होगा? बिल्कुल महंगा होगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ से कुछ ट्रेडिंग करना पड़ेगा, बट दिस इज़ रिस्की। ये टेक्निक मैं कल सिखाऊंगा कि यहाँ बॉटम में कैसे पकड़ना है। इस वाले लेवल पे अगर खरीदोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे।
कैसे खरीदना है, अदानी को कब खरीदना है, ये देखेंगे। अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, मार्केट करंट हाइज को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा भी नहीं पा रहा है, लो को नीचे जाने का ज़्यादा चांस है। सो कम से कम इसको जाने दो तब खरीदो। और जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीदा है अभी थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, कम लॉस है। अगर और ये नीचे मारेगा तो ये नियर अबाउट नीचे की साइड में घुस सकता है। अदानी पावर देख लो एक बार, पावर वाला भी सेम कंडीशन है, सेम जगह पे एग्जिट एंट्री कर सकते हो आप। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने फेस किया होगा। आप खुद का पोर्टफोलियो जाके चेक करो, उसमें डाउ थ्योरी नीचे ब्रेक कर रहा है या फिर ऊपर। अब क्या होता है ना, लॉस देख के लोगों को बुक करने का मन नहीं होता है, यही तो है फिर इमोशनल डिसीजन। आप इमोशनल हो रहे हो स्टॉक्स के बारे में। लाखों को, अभी इतना तो ज़्यादा लॉस नहीं है, लाखों करोड़ों, बट यहाँ पे पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। इन्वेस्टमेंट है तो बुक मत करो, राइट जगह पे स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा बहुत बुक कर सकते हो लॉसेस। इससे क्या होगा ना कि कुछ ट्रेडिंग करने में काम आएगा। अगर ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है तो हम देखेंगे, एक महीना हम कुछ कॉल्स देंगे आपको, एक राइट जगह पे राइट स्टॉक पकड़ने की एडवाइस करेंगे हम। एक महीना एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ रिकवरी हम करके देंगे, ठीक है। तो इतना प्रॉमिस करेंगे आपसे। 10-12% लॉस है तो उसको बचाया जा सकता है, बट 60-60%, 80-80% लॉस है तो ये बहुत रेयरली रिकवर होता है ट्रेडिंग से, क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है आदमी। बट इसको इन्वेस्टमेंट से कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो कम पैसों में ज़्यादा ट्रेडिंग ना करो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 100-200 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आपको मिनिमम 50,000 लगेगा, डेली उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा 50,000 को, और उसके ऊपर हम 1-2% जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब रोज़ का 1,000-2,000, दैट्स इट। लॉस भी होंगे, ज़रूर होंगे, बट लॉस इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लॉस लूँगा तो मैं 700 रुपये का लॉस लूँगा, प्रॉफिट लूँगा तो मैं 2100 का लूँगा, दैट्स इट। इस थेरी पे चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ये कल आएगा रिस्क रिवॉर्ड थेरी, 6 महीने में कैसे आपको 60-70-80% ग्रोथ करना है, ये भी हम सिखाएंगे कल 6 मंथ में कैसे, 7 मंथ में, 8 मंथ में 100% रिटर्न ट्रेडिंग से कैसे कमाया जाए, ये भी हम देखेंगे। बट इसमें लो कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा लालच में आओगे तो नुकसान हो सकता है, तो उसका टेक्निक थोड़ा बहुत देखेंगे। और अभी इसमें ज़्यादातर ये टेक्निक काम आता है, डाउ थ्योरी। अब आज से अगर आप इतना भी सोच के चलो कि भाई प्रीवियस मेरा कम से कम लो ब्रेक होगा और मैं निकाल जाऊंगा, तो कम लॉस में निकलोगे, ज़्यादा लॉस में नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो टॉप में होंगे तो इस रूल का बहुत फ़ायदा होता है। और आप खुद के स्टॉक जाके चेक कर लो एक बार कहाँ चल रहे, और जो प्रॉफिट में होगा आई एम श्योर ये कभी डाउ ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है मार्केट में, दिस इज़ लॉजिक। एक तो मार्केट डायगनली ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, दो ही रास्ते होते हैं मार्केट में ऊपर जाने के। और ऊपर जाना है तो मार्केट को प्रीवियस हाई को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत बार, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इससे ज़्यादा कॉमन सेंस से अगर काम करोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे। इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है कंपाउंडिंग के लिए। अब इनको प्राइस एक्शन थोड़ी आता है, वॉरेन बफेट को, रामदेव अग्रवाल को, इनको प्राइस एक्शन नहीं आता है। सिंपल थ्योरी पे काम करते, थोड़ा रिस्क लेके काम करते, और कंपाउंडिंग को खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करते, ठीक है। तो ये मेरे साइड से इतना ही है आज। कल के क्लास में हम फिर से लिंक भेजेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग आपको स्टॉक्स पिक करवाने के लिए बोलेंगे, 1-2 दिन में कुछ एडवाइस आ जाएगा आपको। तो स्टे कनेक्टेड विद आपके इसके साथ। कल एक क्लास है, कल भी आप ये लिंक शेयर करोगे फ्रेंड्स के साथ, इधर उधर आप ग्रुप का लिंक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मेरे साइड से आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नए स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा हम थोड़ा सा करेक्शन में कैसे बाइंग करना है उसके तरफ जाते, और एक स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है वो हम सीखें, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो मैं चार्ट और ये ओपन करूँगा तो आधे लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कहाँ खरीदना है। बिल्कुल डाउ थ्योरी छोटे टाइम फ्रेम में भी चलता है, इसको हम देखेंगे। अगर एक बेसिक रूल भी देखोगे ना, अगर आप कैंडल स्टिक किसी को पता है, आप इतना भी सोचो ना कि मुझे बाइंग कहाँ करना है। अगर करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है तो ही मैं बाय करूँगा, अगर इतना भी सोचोगे तो भी लॉस में नहीं होगा, ठीक है। और मैं इसी के नीचे लॉस रखूँगा, स्टॉप लॉस। मतलब एक कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
अगर यहाँ देखोगे तो जब तक मार्केट नीचे की साइड लो कैंडल नीचे जा रहा है तब आपको बिल्कुल बाइंग नहीं करना है। जिस वक्त मार्केट कैंडल ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, हाइज को ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे कॉमन बात क्या हो रही है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लो के नीचे बिल्कुल मार्केट नहीं जा रहा है। डाउ थ्योरी को माइक्रो लेवल में भी देखो, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में नहीं चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। आप अब जैसे मैंने यहाँ पे स्विंग के बारे में बताया ना, वैसे कैंडल्स के बारे में भी आप सोच सकते हो। तो स्विंग यानी कि क्या है, एक छोटे बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल ही तो होता है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो, इतना ही है। ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर निफ्टी का इंट्राडे का भी चार्ट देखो, मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे इसको, तो मार्केट पूरे दिन बता रहा था कि भाई कैंडल नीचे जा रहा है ना कि ऊपर। अब नीचे जाने वाले कैंडल में खरीदोगे तो कैसा चलेगा। मैंने स्क्रीनशॉट देखा है, किसी फ्रेंड का है, वो उसने लॉस बुक करके डाला था। अभी कल ही हमने ज़्यादा मतलब कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने लाखों कमाए एक ही दिन में। सो क्या लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, नीचे काटेगा कैंडल नीचे जाएगा, भाई शॉर्ट करो यहाँ पे, इस एरिया में बाइंग करोगे तो नुकसान होगा। बाइंग कहाँ करना है, अब देखो डाउ के नीचे है, कैंडल के नीचे है, कॉमन सेंस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई तगड़ा नॉलेज नहीं लगेगा, इसमें ना कि आपको कुछ बड़े बड़े बुक्स भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सोचो मैंने यहाँ पे किसी एरिया में मैंने सोचा कि भाई इस एरिया में मैं बाय कर लेता, अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग करता, मैंने बाय किया, ठीक है, समझो यहाँ पे मैंने बाइंग किया है, ठीक है, और इस कैंडल का रिस्क है समझो कुछ 700 रुपये का मैंने रिस्क लेके बैठा यहाँ पे, एक लॉट का जो 700 रुपये का रिस्क होता है मेरे हिसाब से एक कैंडल के बीच में, और मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, मैंने बाय किया, नीचे आ गया, भाई 700 ही जाएंगे ना, 700 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो आपको अगर 700 के आप 3 करोगे तब आपका कहीं ना कहीं 2000 के आसपास लॉस हो सकता है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा और 3 गुना मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 700 जाएगा तो मैं निकलूँगा और ऊपर 2100 आएगा तो मैं निकलूँगा, और सोचो एक ही मेरा स्टॉक, ये 3 मेरे ट्रेड नहीं चले, ओके, और एक चौथा जो ट्रेड किया मैंने वो चल गया, मतलब 700 जाने वाले थे बट वहाँ पे मैंने 2100 आ गया, मतलब इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। मैंने एक कैंडल के बदले में नीचे के 3 ले लिए, दैट्स इट। सो 700 के बदले में 2100 आ गए चौथे ट्रेड में, हो गया 0। रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। तो जब भी मार्केट बोल रहा है, खुद मार्केट बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे क्लोज कर रहा है ना कैंडल, देखो यहाँ पे हर एक 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है, तो खुद मार्केट चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, मुझे बाय मत करो, कम से कम बाय मत करो, सेल नहीं करोगे तो चलेगा बट बाय तो कम से कम मत करो। और जब मार्केट ऊपर जाने चिल्लाते बोल रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेल कर रहे लोग, ये गलत टेक्निक है। तो ऊपर जाते हुए मार्केट को पकड़ने की कोशिश, सेल करने की कोशिश ना करें, नीचे जाते हुए बाय करने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसा दिखाओ जो ऊपर के प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, ऐसा कोई भी कैंडल दिखा दो मुझे इस पूरे फॉल में, तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे कि आप बाय करो। सिंपल लॉजिक है, सिंपल ट्रेडिंग से सीखोगे। प्राइस एक्शन को मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, ना मैंने कोई बड़े बड़े किताबें पढ़ के सुनाई आपको, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, सिंपल से चलो। अब अगर इन्वेस्टर को सोचना है तो कैसे, ये 5 मिनट का चार्ट है भाई, कन्वर्ट कर लो वीकली में। वीकली वाला चार्ट क्या बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। यस, कहीं पे भी ग्रीन कैंडल, ऐसा कोई कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रहा है। कैंडल क्लोजिंग क्या होता है, अगर ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट ओपन यहाँ हो रहा है, यहाँ क्लोज कर रहा है, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। सिंपल लॉजिक है, ये बहुत बेसिक है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर ये सारे लोग बताते बैठते तो सारे लोग पैसे कमाते। अब वैसे ये इतना सिंपल भी नहीं होता है, हर एक स्ट्रैटेजी के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ऐसा सोचोगे मेरे पास 50,000 है, अगला कैंडल मैं 50,000 का खरीदूंगा, गलत स्ट्रैटेजी। सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है, सिर्फ 1% का स्ट्रैटेजी लो रोज़। अगर आपका 50,000 या फिर 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख का अगर कैपिटल है आपका, तो 1% का रिस्क लो बस। सो आप 300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में, 300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में आप 3 ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 में से एक तो तुक्का लग जाएगा भाई, इतना भी बैड लक थोड़ी होता है कि चलो आज तीनों लॉस हो गए, नो इशू, 1000 का लॉस हो गया, कल वही ट्राई करो 3, कल तो एक आधा तो तुक्का बैठेगा। और ऐसा दिन
एक दिन ऐसा जब आप ज़्यादा स्किलफुल बनोगे, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा तीनों के तीनों प्रॉफिट में निकलेंगे। तो जब तीनों के तीनों प्रॉफिट में निकलेंगे, 300 के बदले हर एक इसमें आपको 3 गुना मिलेगा। सो आपको एक कैंडल के बदले में 3 लेने हैं, बस इतना रहम खाओ खुद के ऊपर, लालच में मत आओ, रिस्क में नहीं जाना है, ज़्यादा रिस्क में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करते। तो मैं अनम्यूट करूँगा आप सबको, तो एक बार बता दीजिए कि आपको कैसा लगा और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कल का क्लास कैसा हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकते हो। तो चैट में भी पूछ सकते हो। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करूँगा, 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो आप आपका माइक ऑन करके पूछ सकते हो अभी। ओके, सो किसी को क्वेश्चन पूछना है? थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज कुछ अच्छा सीखना है ना, तो थोड़ा लंबा क्लास होगा ज़रूर। ओके, सो तो इसका रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे साइड से इतना ही है आज।